तो एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल दिखाई जाता है जिसके अंदर से काफी सारे सर्जन आ रहे थे जो कि अभी अभी एक सर्जरी करके आए हैं जो कि बहुत सक्सेसफुली हो गई थी। हम यहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर को दिखते हैं जिसका नाम है केंजो तेनमा, जो कि एक जापानीज बंदा है लेकिन इस वक्त जर्मनी के अंदर है। और अभी ये कहानी की टाइमलाइन 1986 की है। तेनमा बहुत ही बढ़िया न्यूरो सर्जन डॉक्टर है और उसी की वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। तभी तेनमा साइड में एक लेडी को दिखता है जो कि बहुत रो रही थी और उसका बच्चा उससे पूछ रहा था मामा पापा कहाँ हैं, वो कब आएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम केंजो को बेड पर लेटा हुआ दिखते हैं और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम एवा है। तेनमा दिखता है कि टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि बाहर से कुछ पॉलिटिकल लोग जर्मनी आए हैं। ये फैमिली 4 लोगों की है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बेटा और बच्ची है। और हाँ, इस फैमिली को याद रखना, ये फैमिली बहुत ही पॉपुलर है जिस वजह से इन्हें टीवी पर कवर किया जा रहा है। और एक न्यूज पर ये दिखाया जा रहा था कि डॉक्टर तेनमा ने जिस बंदे की सर्जरी की वो एक बहुत ही फेमस सिंगर था, लेकिन उसे बचाने का सारा क्रेडिट हॉस्पिटल के डायरेक्टर को जाता है, जो देखकर तेनमा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि हर बार का ऐसा ही है, कभी भी उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता। हर बार क्रेडिट हॉस्पिटल का डायरेक्टर हैनीमन ले लेता है। और हमें ये पता चलता है कि जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है वही एवा का फादर है और इसी वजह से तेनमा कुछ नहीं कहता क्योंकि भाई लड़की चली जाएगी हाथ से। और एवा के फादर ने तेनमा से वादा भी किया है कि वो हॉस्पिटल में उसे एक बड़ी पोस्ट दिलाएगा। हमें पता चलता है कि जिस वक्त वो सर्जरी कर रहा था उस वक्त उसके पास एक और सर्जरी आई थी जो कि एक बंदे की आई थी जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे घायल हुआ था। पर तेनमा एक बहुत ही पावरफुल डॉक्टर है जिस वजह से उसे उस बंदे की सर्जरी को छोड़कर एक फेमस सिंगर का ऑपरेशन करने के लिए जाना पड़ता है जो उससे करने के लिए डायरेक्टर ने कहा था। तो तेनमा यही सोच रहा है कि उस बंदे के साथ क्या हुआ होगा जिसका उसने ऑपरेशन नहीं किया। एक डॉक्टर उससे बोलता है अरे भाई तुम टेंशन मत लो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पॉलिटिक्स चलती रहती है, चिल मार यार। जब तेनमा वही बातें सोच कर जा रहा था तो वही लेडी उसका गला पकड़ के कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन करती तो वह जिंदा होता, तुम्हारी वजह से वो मर गया। मेरे हस्बैंड यहाँ सबसे पहले आए थे लेकिन उसका ऑपरेशन छोड़ तुमने किसी और का ऑपरेशन किया। और जब तेनमा को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया, वो उस आदमी को बचा सकता था लेकिन डायरेक्टर की बात मानने की वजह से वो उसे नहीं बचा पाया और इस बात का उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। और जब वो एवा के साथ बाहर डिनर करने जाता है तो वो इसी बात को लेकर चिंता में था। एवा उसे समझाती है कि चिंता मत करो, वैसे भी तुमने फादर के ऑर्डर्स माने जो कि तुम्हारा काम है और आगे भी तुम यही करोगे। तेनमा उससे कहता है लेकिन सबकी जान की कीमत एक होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो ज्यादा अमीर और पॉपुलर होता है उनकी जान की कीमत कई ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोअर क्लास लोग। और ये सुनकर तेनमा शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि ये लड़की तो बावली है भाई, दिल नहीं है क्या इसके पास। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ पुलिस वाले केस के लिए आए थे क्योंकि जो वो पॉलिटिकल फैमिली आई थी जिसे कि न्यूज पर दिखाया जा रहा था उनके घर से गोली चलने की आवाज आ रही थी। पुलिस वाले कैसे न कैसे करके उस घर के अंदर जाती हैं। इनको पहले रॉबरी का केस आया था पर गोली चली है, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है। पुलिस वाले जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ 2 लाशें मिलती हैं और उनका बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर किया था। इन्हें घर में से एक आवाज आती है। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक लड़की थी और नीचे एक बच्चा मरा डाला था जो कि इसी का भाई है। इस लड़के के सर में गोली लगी थी पर अभी भी इसकी सांसें चल रही थी। तो जल्दी से इन सबको हॉस्पिटल भेजा जाता है। इधर तेनमा भी इस खबर को सुनते ही हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। इसी बीच वो एक बात को याद करता है कि जब वो शाम को एवा को घर छोड़ने गया था तो डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि तुम दोनों की लाइफ अच्छी चल रही है ना, कोई टेंशन तो नहीं। तेनमा खुश होकर कहता है हाँ, और अभी मैं एक रिसर्च पर काम कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं उसे पूरा भी कर लूंगा। पर डायरेक्टर उससे मना करते हैं कि तुम ऐसी कोई भी रिसर्च पर काम नहीं करोगे, मुझे एक आर्टिकल लिखना है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लिखो। लेकिन मैं अपनी रिसर्च की बहुत करीब हूँ, वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी तो मैं ये भी काम कर दूंगा। पर डायरेक्टर उससे कहते हैं कि ऐसी रिसर्च के लिए तुम्हें और टाइम मिल जाएगा, तुम पहले मेरा काम करो। अब बेचारा तेनमा भी कुछ नहीं कर सकता था, उसे उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि अभी डायरेक्टर की बेटी भी उसके पास है और आगे फ्यूचर में उसे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। डायरेक्टर कहता है कि तुमने उस सिंगर की बहुत ही अच्छी तरह से सर्जरी की जिस वजह से वो बच गया और हमारा इतना नाम हो गया। पर जो कंस्ट्रक्शन साइट वाला बंदा मारा गया उसकी वजह से शहर में दंगे हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, ऐसे आंटू झांटू की जान की हमें कोई परवाह नहीं। और तेनमा को भी पता था कि वो कंस्ट्रक्शन साइट वाला बंदा पहले आया था लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उसने सिंगर को बचाया जिस वजह से कंस्ट्रक्शन साइट वाले बंदे की जान चली गई। और यही सब बातें सोचते सोचते तेनमा गाड़ी चला रहा था जिस वजह से उसका एक्सीडेंट होने से बचता है। फिर वो हॉस्पिटल आकर उस बच्चे को देखता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो अपने मेंबर से कहता है कि सिटी स्कैन निकलवाओ, मैं देखता हूँ इसका ऑपरेशन कैसे करना है। और जो
इस लड़की की बहन थी वो तो एकदम से सदमे में ही चली गई है। जब उस लड़के का एक्सरे आता है तो वो देखते हैं कि गोली उसके सर के बहुत अंदर है, जिससे उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और अगर उसकी सर्जरी की जाती है तो 90% चांसेस हैं कि वो मार जाएगा। पर तेनमा कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इस बच्चे की जान जरूर बचा के रहूंगा। फिर तेनमा सारी तैयारी करके ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी उसे बाहर से चीफ ऑफ डायरेक्टर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक अर्जेंट कॉल है, शहर के मेयर यहाँ पे 10 मिनट के अंदर पहुँचने वाले हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें उनका ऑपरेशन करना होगा। तेनमा उससे कहता है कि अभी यहाँ एक छोटा बच्चा है जिसका मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ, मेरा पहला पेशेंट वो है तो पहले मैं उसी की सर्जरी करूंगा, आप किसी और को ये करने के लिए कह दो। डायरेक्टर हैनीमैन फोन पे तेनमा से कहता है कि तुमको सारे काम छोड़कर मेयर का ऑपरेशन करना है, अगर उसकी जान बच जाती है तो हमारे हॉस्पिटल को भर भर कर डोनेशन मिलेंगे, वो हमेशा से ही हमें बेनिफिट देते हुए आए हैं, तो याद रखना तुम्हें उनकी ही जान बचानी है। और हाँ, ये एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक ऑर्डर है। डायरेक्टर कॉल कट कर देता है और तेनमा अपने मन में सोचने लगता है कि इस वक्त अभी वो क्या करे। पहले उसकी इसी गलती की वजह से वो कंस्ट्रक्शन साइट वाला बंदा मारा गया था, जिसके बाद तेनमा को बहुत रिग्रेट हुआ था, लेकिन इस बार तेनमा ठान लेता है कि वो अब की बार ऐसा नहीं होने देगा, वो पहले अपने पहले पेशेंट को ही बचाएगा, चाहे फिर आगे कोई भी बंदा हो, क्योंकि तेनमा को पता है कि अगर वो उस लड़के को किसी और सर्जन के भरोसे छोड़ेगा तो वो उसे ठीक नहीं कर सकता, बस तेनमा ही है जो उसे ठीक कर सकता है। तो आखिर में तेनमा डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे की ही जान बचाएगा और सारे मेंबर्स को लेकर वो ऑपरेशन शुरू कर देता है। इसी बीच हमें उस लड़के की बहन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सदमे में थी। इधर डॉक्टर तेनमा अपनी सर्जरी पूरी कर लेते हैं और ये सक्सेसफुल होती है, उस बच्चे की जान बचा ली जाती है। पर अभी वो बच्चा होश में नहीं आया तो वो नर्स से कहता है कि वो उसका ख्याल रखे, जैसे ही वो होश में आ जाए तो मुझे बता देना। मेयर का ऑपरेशन जिन जिन डॉक्टर ने किया था वो बाहर निकल कर आते हैं। इन डॉक्टर्स का नाम डॉक्टर वॉयर और डॉक्टर राइजर था। तेनमा बताता है कि उस बच्चे की जान हमने बचा ली, तुम लोग बताओ कि मेयर कैसे हैं। वो दोनों बताते हैं कि तुमने एंड वक्त पर हमें छोड़ दिया, हमारा सारा टाइम तो इसी में चला गया कि तुम उनकी सर्जरी करोगे या नहीं, ये डिसाइड ही नहीं हो पाया कि उनका ऑपरेशन कौन करेगा और अब उनकी जान चली गई। वो दोनों ही डॉक्टर मिलके तेनमा को सुनाने लगते हैं। तभी वहाँ चीफ डायरेक्टर आता है जिसने तेनमा की बात डायरेक्टर से कराई थी। वो भी तेनमा को सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेयर मारे गए, तुमसे कहा था कि मेयर का ऑपरेशन करो, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मस्ती तो देखो, उस लड़के का ऑपरेशन कर दिया, तुम्हें पता भी है डायरेक्टर अब तुम्हारी कितनी मारेंगे। तेनमा इन नल्लू को समझाने की कोशिश करता है कि उस बच्चे का भी सीन बहुत ही क्रिटिकल था, थोड़ी सी भी चूक और उसकी जान चली जाती, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते और अपनी गेंद फुला के वहाँ से चली जाती है। तभी नर्स आकर तेनमा को बताती है कि वो बच्चा होश में आ गया है, उसकी कंडीशन एकदम नॉर्मल हो चुकी है। ये सुनकर तेनमा को थोड़ा अच्छा लगता है कि जिसकी उसने सर्जरी की वो बच्चा तो जिंदा है। घर आकर जब वो न्यूज को देखता है तो उसे पता चलता है कि इनके हॉस्पिटल के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि इन्हीं के हॉस्पिटल में मेयर की मौत हो गई। तो वो सब मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और डॉक्टर हैनीमैन उल्टी सीधी चीजें कहने लगता है कि हमने मेयर का ऑपरेशन तो किया, लेकिन ऑपरेशन के बीच ही उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम उनकी जान नहीं बचा पाए। वो लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कहता है कि जो बड़े शहर में पॉलिटिक्स आए थे उनके भी कुछ एक्सीडेंट में जान जाने वाली थी, उनके बच्चों की भी बहुत सीरियस कंडीशन थी, लेकिन हमने उन्हें बचा लिया। और वो सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। डॉक्टर तेनमा का यहाँ बीच में नाम भी नहीं आता कि उसने ही इन्हें बचाया था। डॉक्टर तेनमा भी उन बातों को सोच रहा था कि उसने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन अभी जो उसकी बहन सदमे में है उसके साथ में क्या हो रहा होगा। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसका काम में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता। हाँ सालों अपनी ही तरह जैसे हमारा भी कोई काम या पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, वो अपने डॉक्टर के काम पर हरामखोरी करने लगता है। डॉक्टर बेकर आकर तेनमा से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ सब पॉलिटिक्स चलती है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे और खुद के फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अच्छे से डिसीजन लो, डायरेक्टर की बात मानो, वही तुम्हारी नैया पार कराएंगे। एक बार डायरेक्टर की बेटी से तुम्हारी शादी हो जाए और उनका पद तुम्हें मिल जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और जो वो कपल मारा गया था वो एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिक कपल था, उनके बच्चे तो बच गए लेकिन वो मारे गए। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए एक केस टीम डिटेक्टिव के पास चला गया था। तो एक डिटेक्टिव हॉस्पिटल आकर कहता है कि मुझे उस छोटी बच्ची से मिलना है, क्या तुम मुझे उसे मिलवा सकते हो। नर्स घबराती हुई कहती है लेकिन मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैं जब उसे देखने गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बस पैदल चलती जा रही थी और वो बार बार कह रही थी मार दो, और इसका मतलब क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यानी पूरी हॉस्पिटल टीम की पार्टी थी, जहाँ पर आज किसी सर्जन को डायरेक्टर बनाया जाएगा। सबको और तेनमा को लग रहा था कि डायरेक्टर उसे बनाया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर तेनमा की पोजीशन किसी और को दे देता है, जिससे तेनमा भी शॉक हो जाता है और डायरेक्टर से जाके पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या किया। डायरेक्टर गुस्से में उससे बोलता है देखो अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल के अंदर रहना है तो अपनी
औकात में रहो और आगे से तुम्हें कोई भी पोजीशन नहीं मिलने वाली। ये तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। उस दिन अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज हमें बहुत प्रॉफिट होता। बस और बस तुम्हारे चक्कर में मेरा इतना नुकसान हो गया। चल निकल यहाँ से मौत। जो सुनकर तेनमा की तो फट जाती है। वो डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। तेनमा उदास होकर बाहर आता है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड एवा आती है। वो उसे भी समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन एवा एक नंबर की बहन की लोड़ी थी। वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और जो रिंग तेनमा ने उसे दी थी वो उसे उतार कर फेंक कर कहती है, मेरे लिए मेरा बाप सब कुछ है, चल निकल यहाँ से मादर। और ये इतनी बड़ी रैन कि तेनमा को छोड़ते ही दूसरे बंदे का चूसने लगती है। इसने तेनमा को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। तेनमा इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और हॉस्पिटल जाकर उसी बच्चे के आगे रोने लगता है और उस बच्चे का नाम है यूहान। तेनमा सोचता है कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, उसने तो बस वही किया जो कि सही था। एक डॉक्टर का काम तो यही होता है कि वो अपने पेशेंट की जान बचाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। और तेनमा चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को गाली देने लगता है जो लोग गरीबों को इंसान ही नहीं समझते। खैर बेटा, मैंने तुम्हें तो बचा लिया, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बड़े होके बहुत तरक्की करो, मैं यही कामना करता हूँ। जिसके बाद तेनमा वहाँ से चला जाता है और हम दिखते हैं कि ये बच्चा बेहोश नहीं था। तेनमा के जाते ही वो अपनी आंखों को खोल लेता है। जिसके बाद हम मॉर्निंग का सीन दिखते हैं जहाँ पे जो ये ट्विन बहन थी इस लड़के की, उसे बाहर लेकर आया जाता है और उससे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बच्ची कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। वो अभी भी सदमे में थी। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, पर नर्स और डॉक्टर उसे मना कर देते हैं कि वो बात करने की हालत में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। डिटेक्टिव कहता है हो सकता है कि अगर हम इसे इसके भाई के पास ले जाएं तो बात बन सके और ये लड़की ट्रोमा से बाहर आकर बात कर सके, पर डॉक्टर अभी भी इसके लिए मना कर देते हैं कि डॉक्टर तेनमा ने मना किया है कि इस बच्ची के साथ कोई भी जबरदस्ती ना की जाए। तो डिटेक्टिव आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, हम अभी आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। डिटेक्टिव कहता है कि वैसे भी ये केस मेरे हाथ से जाकर सीनियर्स के पास जाएगा, जब तुम क्या करोगे। विंडो से ये सारी चीजें डॉक्टर तेनमा देख रहा था तो बेकार आकर उसे वही बात कहने लगता है कि अब तो ये बातें चलती रहेंगी, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होता है। इधर हम डायरेक्टर हैनीमन को देखते हैं जो कि यूहान को देखने आया था और यूहान एक बड़े पॉलिटिक का बेटा था तो उसके लिए भर भर के गिफ्ट आए थे। और जो हैनीमन के चमचे हैं डॉक्टर आयर और वाइजर, वो कहते हैं ये बच्चा अकेला है, इसके पेरेंट्स तो मर गए, तो आगे के इलाज के लिए पेमेंट करने के लिए कोई नहीं है, ये बस अब हमारे ऊपर बोझ है। पर हैनीमन कहता है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को ऐसा दिखाएंगे कि हम इस बच्चे की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं और इसकी बहन का कितना ध्यान रख रहे हैं। हैनीमन ऑर्डर देता है कि इन बच्चों की पिक्चर डाली जाए कि हमारा हॉस्पिटल इनका कितना ख्याल रख रहा है, ये देखकर हमारे हॉस्पिटल का काफी ज्यादा नाम हो जाएगा। ये दोनों डॉक्टर भी उसकी बात मान जाते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, पर वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर तेनमा ने मना कर दिया तो। हैनीमन कहता है कि डॉक्टर तेनमा की औकात ही क्या है, उसे हटा दो और तुम इस बच्चे के डॉक्टर बन जाओ और इसी खुशी में कैंडी खाओ। इस बच्चे की गिफ्ट्स में से कैंडीज का पैकेट आया था जिसमें से ये लोग कैंडीज खाने लगते हैं। इधर हम तेनमा को देखते हैं जिसने कि एक पेशेंट का इलाज किया था और वो उसका हालचाल पूछने आया था। तेनमा उससे बहुत ज्यादा रेस्ट करने के लिए कहता है और पेशेंट भी बहुत ही खुश था क्योंकि तेनमा ने उसका बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन किया था और उसका ख्याल भी रख रहा है। उसने तेनमा से अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देखा। तभी तेनमा को बाहर से एक आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है तो जो वो छोटी बच्ची थी वो चलते चलते बेहोश होकर गिर गई क्योंकि इस बच्ची को उसके भाई के सामने ले जाया गया था जिसके लिए तेनमा ने सख्त मना किया था। तेनमा जब इस बात पे गुस्सा करने लगता है तो आइजर कहता है देखो ये डायरेक्टर का ऑर्डर है, उन्होंने ही हमें ये करने को कहा था। तेनमा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, मैं इसका डॉक्टर हूँ। आइजर कहता है कि तुम उसके इंचार्ज थे लेकिन अब मैं हूँ, तुम्हारा नाम हटा दिया गया है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि इस लड़की के साथ तुम क्या करो। अब से ये दोनों भाई बहन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। तेनमा गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो। पर आइजर उससे कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा इलाज किया है। देखो उस लड़की के सामने आने से वो बच्चा उठ गया और हम दिखते हैं कि अपनी बहन के सामने आने की वजह से यूहान जो इतनी देर से बेहोश था वो उठ जाता है और अपनी बहन की वजह से उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर तेनमा शॉक हो जाता है और इस दिन वो बहुत ज्यादा पीता है। उसने इतना ज्यादा पौगा मार लिया था कि वो लड़खड़ाते गिर जाता है। दूसरी तरफ एवा घर आती है और अपने फादर को ढूंढने लगती है लेकिन वो बिल्कुल भी आवाज नहीं देते, जो कि डॉक्टर वॉयर और डॉक्टर आइजर को बुलाने के लिए आती है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है, आप लोग अभी तक घर नहीं गए। पर तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर हैनीमन यानी एवा के फादर की डेथ हो चुकी थी। वो अपनी चेयर पे बैठा ही बैठा मर गया था, उसके मुंह से झाग आ रहे थे। दूसरी तरफ वो लेडी जो डॉक्टर आइजर और डॉक्टर वॉयर को बुलाने गई थी वो देखती है कि वो दोनों नीचे जमीन पर मरे हुए पड़े थे और इन्हें मारने का सबसे
सबसे ज्यादा शक होता है डॉक्टर तेनमा पर, क्योंकि अभी डायरेक्टर हैनीमन से उसकी बनती नहीं है और आइजर से उसकी हॉस्पिटल में लड़ाई हुई थी। पुलिस तेनमा के घर आकर उसे इन्फॉर्म करती है और साथ ही में उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, पर तेनमा को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। तेनमा जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो यहाँ पहले से ही इमरजेंसी के केस आ रखे थे। तेनमा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे परफॉर्म कर लूंगा, क्योंकि इस केस को यानी कि जो ऑपरेशन करने वाले थे वो डॉक्टर मर चुके हैं, तो अब तेनमा को ही ये केस लेना पड़ेगा। तभी एक नर्स तेनमा के गले लगकर रोने लगती है कि एक साथ हमारे डॉक्टर्स को क्या हो गया, ये अचानक से सब टपक कैसे गए। लेकिन तभी तेनमा को एक और बात पता चलती है कि वो जो ट्विन ब्रदर सिस्टर थे वो अपने कमरे में नहीं है। यहाँ पे एक साथ में काफी सारी चीजें हो गई थी। फिर हम डॉक्टर हैनीमन के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ सारे हॉस्पिटल के लोग आए हुए थे और उनकी बेटी एवा जोरों जोरों से रो रही थी। तेनमा मौका देखकर उसे सहारा देने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे कोई और बंदा बाजी मार लेता है। बेकर तेनमा से कहता है, देखो कुछ समय पहले ही ये डायरेक्टर की बेटी थी, लेकिन देखो इसकी लाइफ एकदम से कितनी बदल गई। इसी वक्त यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे इंस्पेक्टर पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब केस हायर अप को शिफ्ट हो गया है। और देखो हमारे इंडिया के अंदर जैसे CID है ना, यहाँ जर्मनी के अंदर BKL होती है। क्या नहीं, BKL, इसे यहाँ की CID मान लो। BKL इन्वेस्टिगेशन वाली कंपनी है जिसके पास ये केस ट्रांसफर हो गया है। उस इंस्पेक्टर का नाम लुंगे था। क्या जोक मारा भाई। लुंगे ये है भाई इसका नाम। लुंगे डॉक्टर तेनमा से मिलता है और उसे केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी कुछ दिन पहले जो वो लिबर्ट कपल आया था, जो कि एक साथ ही मर गए, उनके मरने की वजह पता चली है। उनके पास बस कैंडीज मिली थी और उनके पोस्टमार्टम के अंदर पॉइजन मिला है। तो तेनमा कहता है, पॉइजन? ऐसा नाइट्रोजन कैसे हो सकता है जो बॉडी को रिलैक्स कर दे? डॉक्टर तेनमा शॉक होकर कहता है, पॉइजन? लुंगे कहता है कि हम इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? और क्या आपको डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ पता है? क्योंकि जो डायरेक्टर और डॉक्टर्स मरे हैं उनकी बॉडी में भी यही पॉइजन पाया गया है। एक साथ में इतने सारे मर्डर्स सेम पॉइजन से, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर तेनमा भी सोच में पड़ जाता है। लुंगे तेनमा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि डायरेक्टर और बाकी डॉक्टर के साथ किसी की कोई लड़ाई थी, किसी से कोई झगड़ा या इंटरनल मैटर चल रहा हो? तेनमा को याद आता है कि झगड़ा तो बस उसका चल रहा था, लेकिन तेनमा ने कुछ भी नहीं किया। लुंगे कहता है, कोई बात नहीं, मैं आगे की इंफॉर्मेशन खुद निकाल लूंगा, और वो दूसरे इंस्पेक्टर के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी दूसरा ऑफिसर उससे पूछता है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप आखिर अपनी उंगलियों से ये क्या कर रहे हो? जहाँ पर लुंगे बताता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है। अगर वो हर चीज को टाइप करता है तो वो उसके दिमाग में सेव हो जाती है, जिसके बाद जब उसे उसकी जरूरत होती है तो वो उस इंफॉर्मेशन को वापस से इस्तेमाल कर सकता है। भाई ये क्या है? टेक्नोलॉजिया नहीं भाई, ये सच में इसकी पावर है। और अभी डॉक्टर तेनमा उसके सबसे बड़े सस्पेक्ट के अंदर है। डॉक्टर बेकर तेनमा से पूछता है कि तुम इतने निराश क्यों हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तेनमा कहता है कि इतने टाइम में ही कितनी सारी चीजें हो गई। कल तक हमारे साथ में यहाँ पे कुछ और हो रहा था, मैं यहाँ काम भी नहीं करना चाहता था, और ये एकदम से डायरेक्टर डॉक्टर की सबकी मौत हो गई है। मैं अब इन सारी चीजों से थक चुका हूँ। जैसे ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी मैं जापान वापस चला जाऊंगा। जिसके बाद तेनमा उस बंदे का फीडबैक लेता है जिसका उसने पहले ऑपरेशन किया था। वो बंदा बहुत ही खुश था कि डॉक्टर तेनमा कितने अच्छे इंसान है, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से उनका ऑपरेशन किया। वो आदमी कहता है कि आप इस हॉस्पिटल को छोड़ के कभी मत जाइएगा, आपके जैसे इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। तभी नर्स आकर तेनमा से कहती है कि आपको काउंसिल ने बुलाया है, सारे लोग एक साथ में मीटिंग कर रहे हैं। जब डॉक्टर तेनमा मीटिंग के लिए जा रहा था तो वो नर्स भी कहती है कि आप प्लीज इस हॉस्पिटल को छोड़कर मत जाइएगा, हम सभी यहाँ पर खड़े हैं तो बस आपके सपोर्ट की वजह से ये हॉस्पिटल, और हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर डॉक्टर तेनमा सोच में पड़ जाता है कि ये सब मुझे रोक रहे हैं, मैं क्या करूँ? अंदर जाने के बाद यहाँ पे जितने भी चीफ डायरेक्टर, डॉक्टर, प्रेसिडेंट थे वो तेनमा से कहते हैं यहाँ पे जो डायरेक्टर था और चीफ ऑफ न्यूरो वो सारे के सारे मर गए हैं, अब इसके बाद जो पोजीशन पर है वो तुम ही हो। तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो तो आज से तुम्हें अपग्रेड किया जाता है और तुम्हारी पोजीशन हायर करके तुम्हें चीफ ऑफ न्यूरो बना दिया जाता है, यानी कि अब हॉस्पिटल तुम्हें ही संभालना है। ये सब सुनकर डॉक्टर तेनमा बाहर आता है और रोने लगता है कि आखिर उसकी जिंदगी के साथ ये क्या चल रहा है। अभी कुछ समय पहले ही उसकी सगाई टूटी और उसे वो पोजीशन भी नहीं मिली, और ऊपर से उसके डायरेक्टर भी मारे गए, और एकदम से उसे अब चीफ ऑफ न्यूरो बना दिया जाता है। ये सब उसकी जिंदगी के साथ आखिर क्या हो रहा है? फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ एवा डॉक्टर तेनमा से मिलने आती है और जो पहली चीजें हुई थी वो उसके लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन अब तेनमा को ये सारी चीजें बेकार लगती हैं। जब एवा को उसकी जरूरत थी तो उसने उसका इस्तेमाल किया, और जब नहीं थी तो वो उसे छोड़ के चली गई। तो अब डॉक्टर तेनमा भी चिग्मा बनने की राह पर निकल जाता है और एवा के प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से निकल जाता है। एवा पीछे से चिल्लाती रहती है, नहीं।
वह पीछे से चिल्लाती रहती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीधे कहानी 9 साल आगे जाती है। इन 9 सालों के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब डॉक्टर तेनमा इस हॉस्पिटल का चीफ है और बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन करता है। फिर हमें बर्लिन शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था और पुलिस वाले एक घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर उन्हें 2 बॉडी मिली थी और उन्हें कबर्ड के अंदर बंद कर रखा था। लेकिन पानी भरने की वजह से वो बॉडीज बाहर आ गयी और आसपास के लोगों ने शिकायत करी कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। अब इनका भी केस इंस्पेक्टर लुंगी को दिया जाता है। वो बताता है कि पिछले 2 साल के अंदर ये 4था केस है। ये मिडिल एज के कपल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन चारों कपल के बच्चे नहीं थे। काफी कॉमन चीजें आ रही हैं। अब तो जब पोस्टमार्टम होगा तो इनके मरने का रीजन पता चलेगा। दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है कि सर मुझे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, अच्छी खासी चोरी का रिपोर्ट दिख रहा है कि चोरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा सामान भी गायब है। लुंगे बोलता है कि चोरी तो हुई है और माल भी गायब हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा गायब नहीं हुआ। और इनमें से जो 2 कपल के सिक्योरिटी अलार्म थे वो ज्यादा हाई सिक्योरिटी के थे। इतनी आसानी से तोड़ पाना किसी एक आदमी का काम नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे और भी लोग हैं जो इस मर्डर में शामिल हैं। और लुंगे उस इंस्पेक्टर को एक आदमी की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या तुमने इस इंसान को पहले देखा है या फिर पुलिस रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम है। इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप इसे कैसे जानते हैं। लुंगे बताता है कि अब तक जितने भी मर्डर्स हुए हैं ये सस्पेक्ट उन्हीं के आसपास दिखा है, यानी इसका कोई ना कोई काम तो जरूर है। मैंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली है, ये ताला तोड़ने वाला आदमी है, अगर ये हमें मिल जाए तो ये हमारी सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर तेनमा को देखते हैं जो की गार्डन में घूम रहा था। तो डॉक्टर बेकर उससे कहता है कि भाई देखो, अब तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तो तुम्हें किसी को डेट वेट करके शादी करनी चाहिए। पर डॉक्टर तेनमा अभी इसके लिए मना कर देता है। और एक बच्चा था जिस पे अपनी पतंग को उड़ाया नहीं जा रहा था, तो डॉक्टर तेनमा पतंग उड़ाने में उसकी मदद करता है। जिसके बाद एक ऑपरेशन आता है जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल था। उस ऑपरेशन को देखने के लिए यहाँ पे काफी सारी टीम आई हुई थी, जो कि इंटर्नशिप वाले सारे डॉक्टर्स थे और सीनियर भी थे। वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि डॉक्टर तेनमा कितनी आसानी से सर्जरी करते हैं, ये कितने कमाल के डॉक्टर हैं। फिर अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि भाग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बच के भाग रहा है और इसी वजह से गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और जो इंस्पेक्टर लुंगे थे वो इसी आदमी का पीछा कर रहे थे। इस आदमी का नाम एडोल्फ जंकर है जो कि तालों को तोड़ने का काम करता है। इंस्पेक्टर डॉक्टर लुंगे से कहते हैं कि तुम्हें इसे बचाना होगा, ये मेरा बहुत बड़ा सस्पेक्ट है। डॉक्टर बताता है कि इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, शायद हम इसका केस नहीं ले पाएंगे। अगर यहाँ पे एक ब्रेन स्पेशलिस्ट आ जाए तो हम इसे बचा सकते हैं। शहर में बस एक ही आदमी है जो इसकी जान बचा सकते हैं। ये सुनकर लुंगे समझ जाता है कि डॉक्टर किसकी बात कर रहा है, जो कि है डॉक्टर तेनमा। तो तेनमा को बुलाया जाता है और वो ये केस हैंडल करने के लिए तैयार भी हो जाता है। इंस्पेक्टर लुंगे तेनमा को देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि क्या हाल है, 9 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है, कितना समय हो गया ना। तेनमा कहता है माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं आटी झाटियों को याद नहीं रखता। लुंगे कहता है पर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आज से 9 साल पहले हमारी मुलाकात एक केस के रिलेटेड हुई थी। एक मिडिल एज कपल था जिसकी डेथ हो गई थी और आज जो आपके सामने पेशेंट है आप उसकी जान बचा लीजिए, वो हमारा सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। तेनमा थोड़े गुस्से में कहता है मैं आपके लिए काम नहीं करता, मैं अपने पेशेंट के लिए काम करता हूँ, उनकी जान बचाने के लिए। लुंगे कहता है मैं आपकी बात समझ गया, पर देखो मुझे ये केस सॉल्व करना है क्योंकि मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक जितने भी सारे केस है मैंने सॉल्व किए हैं और इसे भी मैं सॉल्व करूंगा। इस केस के रिलेटेड मुझे कभी भी कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन आज मेरे पास चांस है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता चले और उस बंदे से ही मुझे इस सब के बारे में कुछ पता चल सकता है। तो जाओ पहले उसे ठीक करो। पॉइजन कैंडी थी जिससे उस कपल की डेथ हुई थी और अभी भी ये चीज कंटिन्यू हो रही है, मुझे इसे बंद करना होगा। तेनमा कहता है पर मुझसे इन सब चीजों का क्या लेना देना, अब कहना क्या चाह रही हो। लुंगे कहता है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ तो मेरा दिमाग चलता रहता है। तेनमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सर्जरी करने के लिए चला जाता है। तेनमा ऑपरेशन स्टार्ट करता है और बाहर से इंस्पेक्टर लुंगे खड़ा होकर सोच रहा था आज से 9 साल पहले इस आदमी की कोई औकात नहीं थी और आज इसे चीफ ऑफ डॉक्टर बना दिया गया है। आज इसकी इतनी अच्छी हायर पोजीशन है और इस सब में फायदा बस किसका हुआ है, बस और बस इसका। ये सोचने वाली बात नहीं है दया। और जो जंकर था उसका अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गया था। तेनमा ने इस हॉस्पिटल के डॉक्टर से कहा था कि इसकी अभी क्रिटिकल कंडीशन है, किसी से अभी इसको मिलने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद तेनमा खुद जंकर के पास जाता है और उसका हालचाल पूछता है क्योंकि इस आदमी की हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई
थी और इसे एक आंख से देखना भी बंद हो गया था। तेनमा उससे पूछता है कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन जंकर बहुत कम आवाज में बोलता है कि वो आने वाला है, मॉन्स्टर आने वाला है। तेनमा उससे पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, कौन आने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगी और बाकी के डॉक्टर सब यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जंकर से काफी सारी इंफॉर्मेशन लेनी थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। लुंगी बोलता है कि या तो तुम खुद बोलना शुरू करो या फिर मैं तुम्हें खुद बताना शुरू करूंगा। तुम बस और बस ताला तोड़ सकते हो, तुमने किसी का मर्डर नहीं किया, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मर्डर करने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए और ऐसा वार कि एक ही बार में इंसान मारा जाए, जो कि तुम जैसे आंडू पांडू की बस की बात नहीं है। मुझे ये भी पता है तुम्हारे साथ 2-3 लोग और थे और तुमने मिडिल एज लोगों को मारने में मदद करी थी। आखिर तुम्हारे उन दोस्तों का नाम क्या है? तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तेनमा भी इंस्पेक्टर लुंगे की ग्रांड मस्ती देख रहा होता है कि ये आदमी तो भाई बावला है। और तभी ये जो जंकर था वो भी बावला हो जाता है, जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। तो डॉक्टर तेनमा उसे जाकर शांत कराता है, थमजा भाई थमजा। और इंस्पेक्टर लुंगी से कहता है कि अब कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से, अभी तुम इससे कुछ नहीं पूछ सकते, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बावला हो गया ये तो। लुंगी वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले कहता है जंकर अब ठीक हो गया है, तो अब मैं उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा के रहूंगा और अब इसकी सेफ्टी को मुझे बढ़ाना भी पड़ेगा, नहीं तो ना जाने कौन इसे आके फिर से वही पॉइजन वाली कैंडी खिला देगा। और वो डॉक्टर तेनमा से ही ये सब कह रहा था। और अब जंकर के लिए पुलिस सिक्योरिटी लगा दी जाती है, जो कि 24 आवर्स उसके साथ ही रहेगा। डॉक्टर तेनमा जब उसे गार्डन में ले जाने के लिए बाहर लाता है तो इंस्पेक्टर उससे इसके लिए मना करता है। तो डॉक्टर तेनमा कहता है कि देखो मुझे इसे बाहर की हवा खिलानी ही पड़ेगी और अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। जिसके बाद तेनमा जंकर को गार्डन में लेकर आता है और उसे अपनी अब तक की जिंदगी के बारे में बताता है कि 9 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था, जिससे जंकर को मालूम पड़ता है कि डॉक्टर तेनमा एक बहुत ही अच्छा इंसान है। और तेनमा से कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, आप मेरे गॉडफादर हो, अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं कब का मर चुका होता। मुझे बचपन में एक नट क्रैकर जैसा टॉय चाहिए था, तो मैंने पहली बार एक दुकान में चोरी की और वहीं से ही मेरा काम शुरू हो गया, पर मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। तेनमा कहता है कि अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो तुम्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, शायद उससे तुम्हारी मदद हो जाए और शायद तुम्हारी आगे की लाइफ अच्छी निकले। लेकिन तभी जंकर फिर से बावला हो जाता है, वो डरते हुए कहने लगता है कि मॉन्स्टर आ रहा है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तेनमा कहता है तुम किस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ तेनमा और डॉक्टर बेकर एक मार्केट से जा रहे थे। तभी तेनमा को एक टॉय शॉप दिखती है, तो वो उसके अंदर जाकर उस नट क्रैकर घड़ी को खरीद कर लाता है, जिसके बारे में जंकर ने उसे बताया था और वो उसे जंकर को ही देने का सोचता है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर जंकर सोच लेता है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा और डॉक्टर तेनमा के सामने सब कुछ बताएगा कि आखिर वो किस तरीके से फंसा हुआ है। लेकिन जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि जिस पुलिस सिक्योरिटी को उसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया था उसे किसी ने मार दिया है। ये देखकर जंकर बुरी तरह से डर जाता है कि अगला नंबर शायद उसी का है। यहाँ डॉक्टर तेनमा गिफ्ट लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और जब वो ऊपर जाता है तो उसे पहले पुलिस इंस्पेक्टर मरा हुआ दिखता है और उसके पास में वही पॉइजन वाली कैंडी थी। तेनमा सोचता है कि जो बात इंस्पेक्टर लुंगी ने कही थी वो कहीं ना कहीं तो सच है। अंदर जाकर जब वो जंकर को दिखता है तो जंकर अपने रूम में नहीं था, तो तेनमा फुल स्पीड में उसे ढूंढने के लिए भागता है। आगे जाकर उसे पता चलता है कि जंकर जंगल में भाग गया है, तो तेनमा वहाँ भी उसका पीछा करने लगता है। उसे ढूंढते ढूंढते हुए एक अबैंडन सी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी जिसपे काम बंद हो गया था। वो उसके अंदर जाकर जंकर का नाम चिल्लाने लगता है कि तुम कहाँ हो। जंकर रिप्लाई देता है डॉक्टर तेनमा प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, या आप यहाँ से निकल जाओ वरना ये आपको भी मार देगा। ये सुनकर तेनमा जब आगे जाता है तो वो देखता है कि जंकर के सामने एक बंदा है जो काफी ब्लैक शेडो के अंदर है और उसके सामने जंकर जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा है। डॉक्टर तेनमा इस आदमी से दूर रहिए, इसने हम सबको बर्बाद कर दिया, इसने सबको मार दिया है और अब ये मुझे भी मार देगा, आप प्लीज यहाँ से भाग जाओ, ये एक मॉन्स्टर है। तभी ये बंदा बोलता है डॉक्टर तेनमा आखिर आप यहाँ पर आ ही गए, पिछले 9 साल से मैंने आपका इतना इंतजार किया, क्या आप मुझे जानते हैं या फिर आप मुझे भूल गए। तभी तेनमा को याद आता है कि 9 साल पहले जो वो पॉलिटिक कपल मर गए थे उनके 2 ट्विंस बच्चे थे, जिनमें से एक की जान तेनमा ने बचाई थी, जिस लड़के का नाम यूहान था और ये बंदा वही है यूहान लीबर। तो वो कहता है अगर उस दिन आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता, उस समय मुझे कोई नहीं बचा सकता था, बस आप ही थे जो मुझे बचा सकते थे, आपने मेरी जान बचाई, आप तो मेरे पिता समान हैं। जंकर तेनमा से कहता है मैं आपको सच बताता हूँ, इस आदमी ने बहुत लोगों को हायर किया है, ये फोन से हमें सारी चीजें बताया करता था, हम जब भी इसका कोई काम करते थे तो ये हमें बहुत सारे पैसे देता था, पर उसके बाद इसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया और अब ये मुझे मारना चाहता है, प्लीज डॉक्टर मुझे बचा लो। डॉक्टर तेनमा
तेनमा यूहान से कहता है, देखो ये मेरा पेशेंट है, तुम इसे नहीं मार सकते। और उसके बाद जंकर ने जो भी किया है मैं उस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एक टाइम पर तुम भी मेरे पेशेंट थे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा नाम यूहान लीबर तो है, तुम जर्मनी के अंदर रहते थे, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आए थे और उसके बाद उनका मर्डर हो गया था और तुम्हारी एक छोटी बहन भी थी। देखो तुम इस आदमी को नहीं मार सकते। यूहान कहता है, कितनी अच्छी बात है, आपको मेरे बारे में पता है। मुझे लगा कि आप मुझे भूल गए होगे, पर हाँ ये मेरा असली नाम नहीं है। कुछ चीजें हैं जो कि आप मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन इस वक्त मुझे इस आदमी को मारना पड़ेगा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बोल दिया है। जंकर डरते हुए कह रहा था, डॉक्टर तेनमा प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये सबको मार देगा। पर तभी यूहान शूट करके उसे मार देता है और डॉक्टर तेनमा ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके सामने एक मर्डर हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया। जब यूहान तेनमा के बगल से चलकर यहाँ से जा रहा था तो डॉक्टर तेनमा उसका फेस देखता है, जो कि एकदम जवान लड़का था, जो कि आज से 9 साल पहले बस 5 या 6 साल का होगा और आज वो एक खतरनाक साइकोपैथ बन चुका है। यूहान डॉक्टर तेनमा को आरिगा तो बोलकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर तेनमा ने इंस्पेक्टर लुंगे को ये सब बता दिया था, जिस वजह से तेनमा को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। लुंगे तेनमा से पूछता है कि आपने पहले मुझे एक कहानी बताई थी कि 9 साल पहले जिस लिबर्टी कपल की मौत हो गई थी उनका ही बेटा है जिसने ये सारी चीजें करी हैं। उसने 3 से 4 लोगों को हायर किया था और वहीं ये पॉइजन वाली कैंडीज देखकर सबको मार रहा था और उसी ने आपके सामने जंकर को भी मार दिया। क्या आप यही सब कहना चाहते हैं? पर डॉक्टर तेनमा भी सदमे में था। उसने जो कुछ भी बताया वो उससे आगे उसको नहीं बता सकता। उसे जितना पता था उसने सब कुछ बता दिया, जिस वजह से इंस्पेक्टर लुंगे डॉक्टर तेनमा को यहाँ से जाने देते हैं। तेनमा जब यहाँ से जाता है तो एक इंस्पेक्टर लुंगे से कहता है, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर तेनमा किसी को मार सकते हैं, वो एक अच्छे इंसान है और मासूम भी। जर्मनी के अंदर तो उनका बहुत नाम है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मारेंगे, उन्होंने बस लोगों की जान बचाई है। लेकिन इंस्पेक्टर लुंगे को अभी भी डॉक्टर तेनमा पर शक हो रहा था कि आखिर उस बंदे के हाथों से डॉक्टर तेनमा क्यों बच गया, उसने उन्हें क्यों नहीं मारा। वो दूसरा इंस्पेक्टर कहता है कि डॉक्टर तेनमा के हाथ में कोई भी बुलेट का पाउडर नहीं था और भी कई सारी चीजें हैं जो ये कंफर्म करती है कि डॉक्टर तेनमा ने ये नहीं किया। हमें शायद उस यूहान लिबर्टी को ढूंढना चाहिए, न कि डॉक्टर तेनमा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर तेनमा जब यहाँ से जा रहा था तो जमीन पर बैठ के जोरों से रोने लगता है कि न जाने मेरे साथ में अभी ये क्या क्या हो रहा है। 9 साल के बाद दोबारा मेरी जिंदगी फिर से बदल गई है। अब यहाँ से अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीना फोर्टर है और वो भागकर जल्दी से अपने कॉलेज जा रही थी जिससे वो अपना लेक्चर मिस ना कर दे। और क्लास के अंदर जो टीचर थे वो सारे बच्चों से केस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता। पर नीना यहाँ आकर उस क्वेश्चन का आंसर दे देती है। टीचर कहता है, नीना देखो तुमने आंसर तो सही दिया है, लेकिन इस बार भी तुम लेट हो चुकी हो, तुम्हें अपना काम छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हमें पता चलता है कि नीना एक लॉयर स्टूडेंट है और पढ़ाई में भी काफी अच्छी है और पिज्जा डिलीवरी का काम करती है, जिससे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। और एज अ हॉबी वो मार्शल आर्ट को भी सीखती है और इन सब चीजों की वजह से जो उसके कॉलेज के दोस्त हैं वो उनको भी टाइम नहीं दे पाती। नीना घर आती है और हम देखते हैं कि उसकी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है। नीना अपनी मदर से उसके बचपन की फोटोज दिखाने को कहती है और जब उसकी मोम उसे वो फोटोज दिखाती है, नीना की अपनी बचपन की फोटोज तो दिखती है लेकिन एक भी फोटो में उसका फेस नहीं था। नीना कहती है, ये मैं हूँ क्या, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि नीना को अपनी 10 साल से पुरानी कोई भी मेमोरीज याद नहीं है। इसके बाद जब नीना अपने रूम के अंदर आती है तो उसे एक मिस्टीरियस बंदे की तरफ से मेल आया था। वो सोचती है कि ये किसने किया होगा। हमें ये भी पता चलता है कि नीना एक थेरेपिस्ट के पास जाती है। वो थेरेपी इसलिए लेती है क्योंकि उसे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और अच्छे से नींद नहीं आती और उसकी 10 साल से पहले वाली मेमोरीज जा चुकी है। डॉक्टर कहता है, देखो तुम अपने पास्ट को लेकर परेशान मत हुआ करो, तुम एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, अपने फ्यूचर का सोचो। जहाँ पे नीना कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद नीना वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर कहता है, नीना एक बहुत ही प्यारी लड़की है, पर ऐसा लगता है कि इसके दिमाग के अंदर बहुत राज छुपे हैं। कॉलेज आकर नीना अपने दोस्तों को उस मेल के बारे में बताती है जो कि उसे रात में आया था। उसे लगता है कि उसके दोस्तों में से ही किसी ने किया होगा, लेकिन उनमें से ये किसी ने नहीं किया था। तो नीना फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो कौन था। फिर उसके बाद जब क्लास में टीचर उस 9 साल पहले वाली लिबर्टी केस के बारे में सबसे सवाल पूछती हैं कि लिबर्टी फैमिली एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिक कपल थी जिनको कि मार दिया गया था और उनके 2 बच्चे थे जो कि बच गए थे। नीना इसका आंसर देने ही वाली थी कि तभी बच्चों का नाम सुनकर उसे डर लगने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाती है, उसका मुंह और दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। वो इस चीज से इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसे उल्टी ही आ जाती है। नीना का पीटर नाम का दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ, मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो,
लेकिन आखिर तुम्हें ये क्या हुआ? नीना बताती है कि जिस केस के बारे में टीचर बात कर रहे थे, मैं उसे सोचकर थोड़ी घबरा गई। बाकी अब सब ठीक है। नीना इस सब से काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर नीना के सामने जब भी इस तरह की मर्डर्स की बात आती है तो वो इतना ज्यादा घबरा क्यों जाती है? आखिर 10 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था? वो इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहती है? दूसरी तरफ कोई बंदा अलग अलग लोगों के पास जाकर उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि क्या यहाँ 9-10 साल पहले कोई ट्विंस ब्रदर सिस्टर आए थे। काफी सारे लोगों ने मना कर दिया, पर कुछ कहते हैं हाँ वो यहाँ रहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए यहाँ रहे थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो यहाँ रहे थे, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। वो अकेले ही थे, उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। और यहाँ यूहान ने अपना नाम माइकल बताया था, इसी वजह से यहाँ के लोग उसे माइकल के नाम से जानते थे। और ये इन्वेस्टिगेशन करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा है, जो कि यूहान और उसकी सिस्टर के बारे में पता करना चाहता है। तभी उसे यहाँ एक टीचर मिलती है जो कि यूहान की स्कूल टीचर थी। यूहान ने अपना नाम बदलकर माइकल रख लिया था। वो टीचर कहती है मेरे पास माइकल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या कह लो यूहान की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बच्चा बहुत ही अलग था, अकेले रहा करता था और किसी से बात भी नहीं करता था। उसकी बहन तो थी, लेकिन उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 6 साल पहले यहाँ पे आग लग गई थी, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे, तो हमारे पास पहले की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तेनमा से लोग पूछते हैं कि क्या तुम कोई पुलिस वाले हो क्या, लेकिन तेनमा इसके जवाब में कुछ नहीं कहता। पर टीचर की दी हुई थोड़ी इंफॉर्मेशन से तेनमा को ये तो पता चल गया था कि आखिर वो बच्चे कौन से एरिया में रहते थे। तेनमा वहाँ जाते जाते सोच रहा था कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा और उसकी वो बहन कहाँ पर होगी, क्या वो ठीक भी होगी या नहीं। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं, जैसे कि फिर से उसी मिस्टीरियस बंदे का मैसेज आता है जो कि उससे कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। नीना परेशान हो जाती है कि आखिर ये बंदा कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। इधर तेनमा उसी लेडी के घर पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई माइकल नाम का बच्चा रहता था। उसका नाम सुनते ही ये लेडी उसे डांट देती है और उससे कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे उस बच्चे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। वो बस और बस यहाँ 1 साल के लिए रहे थे, लेकिन उतने में ही उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं वो सारी की सारी चीजें भूलना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। तेनमा यहाँ से जाने वाला था कि तभी ऊपर से उसे एक बूढ़ा आदमी आवाज देता है और कहता है कि मैं उन बच्चों के बारे में अच्छे से जानता हूँ, तुम ऊपर आ जाओ। तो तेनमा उसे इसके लिए थैंक यू कहता है और इस रूम को देखकर उसे पता चलता है कि ये बंदा कोई आर्मी वाला होगा। दूसरी तरफ नीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी उस बंदे से मिलने के लिए जिसे कि उसने मैसेज किया था, और उसे पता चल गया था कि वो उसके कॉलेज का ही एक लड़का है। इधर वो बूढ़ा आदमी यूहान के बारे में तेनमा को बताता है कि उस बच्चे को इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं था, वो ट्रस्ट करता था तो बस एक इंसान पर, जो कि उसकी बहन थी। तुम जरूर डॉक्टर तेनमा होंगे, वो हमेशा अपनी बातों में तुम्हें मेंशन करता था, तुम्हारी बहुत याद करता था वो, और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता था। वो लड़का कभी कभी ऊपर आकर मेरे साथ पढ़ाई करता था, मैं उसे इंग्लिश और फ्रेंच भी सिखाया करता था, और सरप्राइजिंगली उसने ये दोनों लैंग्वेज सीख भी ली थी। वो बहुत ही कमाल का बंदा था। डॉक्टर तेनमा जानना चाहता था कि उसे क्या क्या चीजें पसंद थी और क्या पसंद नहीं था। बूढ़ा बताता है कि उसे कहानियां सुनना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन कछुए खरगोश वाली नहीं, डायरेक्ट गेम ऑफ थ्रोन वाली कहानियां उसे पसंद थी, जिसमें मार धाड़ होती हो। ऐसी कहानियां जिसके अंत में लोग मर जाएं, जिसके अंदर पेन हो, उसे ऐसी कहानियां पसंद थी। मैं महसूस कर पाता था कि वो बच्चा हमेशा स्माइल करता होगा। जब भी खून खराबे वाली कहानियां मैं उसे सुनाता तो वो खुश होता। तेनमा शौक होकर कहता है कि वो बच्चा कैसा था, और आप कह रहे हो कि आप महसूस करते थे, और हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी अंधा है, ये देख नहीं सकता। बूढ़ा कहता है कि देखो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं उस लड़के के बारे में बहुत सारी बातें जानता हूँ। तेनमा पूछता है कि उसके साथ उसकी बहन थी, वो कहाँ गई। बूढ़ा बताता है कि यूहान अपनी बहन के बारे में कहा करता था कि जब उसकी बहन 20 साल की हो जाएगी तब वो अपनी बहन को लेने आएगा, और उसके बाद वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ये सुनकर डॉक्टर तेनमा टेंशन में आ जाता है कि इसका मतलब है कि उसकी बहन अभी किसी और के पास है। यूहान ने अगर अपनी बहन को ढूंढ लिया तो वो खतरे में आ जाएगी। इधर नीना अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर कॉलेज जा रही थी। उसके जाते उसके पेरेंट्स बात करते हैं कि अब हमें क्या उसे बता देना चाहिए। हमने यही सोचा था कि जैसे ही नीना 20 साल की हो जाएगी हम उसे सारी बातें बता देंगे कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। और चौको गैंग यहाँ हमें पता चलता है कि जो नीना है वो यूहान की सिस्टर है और वो अडॉप्टेड है, यानी कि इस कपल की वो असली बेटी नहीं है, ये बस उसे पाल रही हैं। पर नीना को वो अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करते हैं। दूसरी तरफ नीना जब अपने कॉलेज में आती है तो उससे एक लड़का मिलने आता है। उसे लग रहा था कि ये वही बंदा है जिसने कि उसे मिलने के लिए मैसेज किया था, पर ये वो बंदा नहीं था, ये कोई आंटू झांटू साइड कैरेक्टर है, इसे हटाओ। हवा चलने की वजह से नीना जब अपने बालों को ठीक करने लगती है तो उसे सामने यूहान दिखाई देता है, जिसका कॉलेज में अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। पर यूहान को देखते ही नीना को फिर से वैसा ही होने लगता है जैसा उसे
पहले हुआ था उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, इतना कि वो यहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। इसके अगले सीन में हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि अपनी कलीग से बातचीत कर रहा था, जो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी कि तुम कितने अनहाइजीनिक हो, ना ही तो नहाते हो, बस सुट्टा फूकते रहते हो दिन भर, और तुमसे मिलने के लिए नीचे एक बंदा आया है, और जो बंदा उससे मिलने आया था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा है। डॉक्टर तेनमा यहाँ उसे अपनी अब तक की पूरी स्टोरी बताता है, और इस जर्नलिस्ट का नाम मोरा है। तो मोरा उसकी पूरी स्टोरी पर हंसने लगता है कि इतनी कमाल की स्टोरी है, जिस बच्चे को तुमने बचाया वो एक किलर बन चुका है और उसकी बहन का भी कोई अता पता नहीं है। तेनमा कहता है तुम मेरी सारी बातों को सीरियस लो, ये सब सच है, देखो मुझे उन बच्चों को ढूंढना जरूरी है, तो मेरी मदद करो। मोरा कहता है ये सब फालतू की बातें हैं, अगर तुम इस कहानी पर एक बुक भी लिखो ना तो भी इसे कोई खरीदेगा नहीं। पहले मैंने भी इस केस पर स्टडी की थी, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। 9 साल पहले आखिर उस बच्चे की उम्र क्या रही होगी, वो तो एक छोटा सा बच्चा होगा, वो किसी मार सकता है। डॉक्टर तेनमा कहता है मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, आप बस मुझे 9 साल पहले के आर्टिकल दिखा दो जिसमें किसी ने बच्चों को अडॉप्ट किया और बच्चे मिसिंग हो गए। मोरा पहले तो इसके लिए मना कर देता है, पर तेनमा बच्चों की तरह जिद करने लगता है तो वो उसे उसके लिए परमिशन दे देता है। पर यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड नहीं होती, सारी चीजें फिजिकल होती हैं। देखो ये सारी किताबें हैं, तुम उनके बारे में कुछ ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, जिसके बाद टाइम से यहाँ से चले जाना। तेनमा सारी न्यूज़पेपर को खोल के चेक करने लगता है कि उसे उन बच्चों के बारे में कोई तो इन्फॉर्मेशन मिले। अगले दिन हम नीना को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ वो पहले से ठीक हो चुकी है। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है कि कल तुम्हें क्या हो गया था, तुम अचानक से गिर कैसे गई। नीना बताती है कि मुझे नहीं पता कि उस समय मुझे क्या हुआ था, पर अब मैं बिल्कुल चंगी हूँ। वो बताती है कि वैसे भी जो लड़का पहले तुम्हारे पास आया था वो तुम्हारा चार्मिंग प्रिंस नहीं था, उसने तुम्हें नहीं बुलाया था। अब नीना फिर से सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो बंदा नहीं था तो वो कौन था। दूसरी तरफ हम मोरा को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में ही रहता है। उसका बॉस उससे कहता है क्या तुमने उस आदमी को यहाँ रुकने के लिए कहा था। मोरा गुस्से में आकर कहता है मैंने उसे जाने के लिए कहा था। मोरा जैसे ही भागकर डॉक्टर तेनमा के पास आता है तो वो दिखता है कि तेनमा बेहोश हो गया था। वो रात भर यहाँ पे उस न्यूज़पेपर को ढूंढ रहा था। मोरा डॉक्टर तेनमा को उठाता है और एक ब्रेकफास्ट वाली जगह पर लाता है। मोरा तेनमा से पूछता है कि आखिर तुम उस केस के पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हो। तेनमा कहता है कि मेरे लिए वो केस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे ये सब कुछ जानना जरूरी है, पर तुम आखिर घर क्यों नहीं जाते। मोरा बताता है कि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया और हमारी बच्ची को भी अपने साथ ले गई, तब से मैं बस यहीं पे रहता हूँ। आखिर आदमी के लिए काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तेनमा कहता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, तुम जाकर अपनी वाइफ को वापस ले आओ, तुम्हें पता भी है फैमिली कितनी ज्यादा जरूरी होती है। मोरा कहता है मैं उसे वापस क्यों लाऊं, वो मुझे छोड़ के गई, उसे प्रॉब्लम थी, उसे आना होगा तो वो अपने आप आ जाएगी, मैं तो नहीं जाने वाला उसे लेने, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा काम है, फैमिली जाए भाड़ में। तेनमा उसे समझाता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, साले फेफड़े खराब हो जाएंगे, टपक जाएगा। वो कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम भी अब मेरी बीवी की तरह बात कर रहे हो, बताऊं क्या तुझे। और इधर नीना के पास एक और मेल आया था जिसमें वो लड़का उसे मिलने के लिए बुला रहा था, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। वो उसे मिलने के लिए हाइडेलबर्ग कैसल में बुलाता है, जो कि शहर के अंदर एक सुंदर स्पॉट है जहाँ ज्यादातर निब्बन भी जाते हैं। नीना इसको देखकर पहले तो डरी हुई थी, लेकिन ग्रांड मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। वो भी जानना चाहती है कि आखिर ये बंदा कौन है, क्या पता इस लड़की को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता हो। इधर डॉक्टर तेनमा अभी भी उस न्यूज़पेपर को ढूंढने में लगा था जिसमें किसी बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट हो या उसे अडॉप्ट किया गया हो। और मोरा कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों हूँ, जबकि मुझे तुमसे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। और तभी उन लोगों को नीना का एक आर्टिकल मिलता है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, जिससे उसे पता चलता है कि नीना का बर्थडे आज ही है, यानी कि यूहान आज ही उससे मिलने आने वाला है। तेनमा सोचता है मुझे उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मोरा प्लीज मेरे साथ चलो। इधर नीना अपने घर पर फोन करके बताती है कि वो हाइडेलबर्ग कैसल में जा रही है अपने एक दोस्त के साथ, तो मुझे आते हुए थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, आप मेरा वेट मत करना, आप डिनर कर लेना। फोन रखने के बाद वो दोनों कपल बात करने लगते हैं कि अब नीना बच्ची नहीं रही, वो अब बड़ी हो चुकी है, तो ये सारी चीजें तो होंगी ही। इधर तेनमा टेंशन में था कि नीना के साथ में क्या हुआ होगा, वो लड़की सही तो होगी ना। मोरा बताता है कि पहले मैं भी उस केस के अंदर था, मैंने चारों लोकेशन को देखा था जहाँ पे वो चारों मिडिल एज कपल मारे गए थे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहाँ किसी तरह की चोरी हुई है या किसी ने इंटेंशनली उन्हें मारा हो। उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि तुम्हारी तो गेंडे फट के हाथ में आ जाए। ऐसा लग रहा था कि
कि किसी मॉन्स्टर ने उन्हें मारा है। देखो मैं तो बस तुमसे यही कहूंगा कि इस केस के अंदर तुम जा तो रहे हो, पर अपना ख्याल रखना कि वो तुम्हें भी चौक न दे दे। और गाड़ी के अंदर बैठे ही बैठे मोरा ने और भी ज्यादा छुट्टे मार लिए थे। तो डॉक्टर तेनमा अभी भी उससे मना करता है कि साले तुझसे कहा था ना ये बीड़ी फूकना बंद कर। अब मोरा उससे कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था ना अपने काम से काम रखो, मेरे छुट्टे के बीच में मत आना। फिर ये लोग नीना के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके पेरेंट्स से नीना के बारे में पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि उनकी बेटी हाइडेलबर्ग कैसल गई है अपने एक दोस्त के साथ। वैसे आप दोनों आंडू पांडू कौन है? तेनमा कहता है कि देखो अभी मैं किसी को नहीं समझा सकता, मोरा आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं नीना को लेने जा रहा हूँ और आप जाकर ये सारी चीजें पुलिस को बता देना। मोरा कहता है देखो तुम जा तो रहे हो पर जिंदा वापस लौट आना, मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ। अगर तुम जिंदा लौट जाते हो तो मैं अपनी स्मोकिंग भी छोड़ दूंगा और अपनी बीवी को कॉल करके उसे घर भी बुला लूंगा, बस तुम वापस आ जाना। तेनमा को ये सुनकर अच्छा फील होता है कि आखिर मोरा ने उसकी कुछ तो बात मानी। जिसके बाद मोरा की कार की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाता है। मोरा सोचता है कि अब वो ये सारी बातें पुलिस को कैसे बताए, उनके पास कोई एविडेंस भी तो नहीं है, वो तो बस अंधाधुंध लगे थे। वो अंदर कॉल करने के लिए जाता है पर उसे पता चलता है कि घर की लाइन कट गई है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर नीना हाइडेलबर्ग कैसल के अंदर पहुंच गई थी और वो काफी देर से वेट कर रही थी। तो वो यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे एक आदमी रोक लेता है जो कि यहाँ का गार्डनर था। और वो आदमी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कोई ज़ॉम्बी हो या मान लो किसी के कंट्रोल में हो। नीना वहाँ से भागती है तो ये आदमी कहता है कि तुम भाग नहीं सकती, तुम्हें रुकना पड़ेगा। पर तभी वहाँ डॉक्टर तेनमा आ जाते हैं और वो नीना से कहते हैं ऐना चलो यहाँ से। वो कहती है मेरा नाम ऐना नहीं नीना है। तेनमा कहता है ये सब बताने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। नीना कहती है क्या तुम वही हो जो मुझे इतने टाइम से मेल कर रहे थे? क्या तुम ही मेरे प्रिंस चार्मिंग हो? तेनमा कहता है फालतू की निब्बा निब्बी वाली बातें मत करो, चलो यहाँ से। वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी वो गार्डनर डॉक्टर तेनमा के ऊपर अटैक कर देता है। पहले तो तेनमा बचने की उससे कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर तेनमा को गिराकर उस पर अपने चाकू से अटैक करने वाला था। पर तभी नीना बीच में आकर उसे बचा लेती है और उसे चौंक देती है। जिसके बाद डॉक्टर तेनमा अपनी टाई का यूज करके उस बंदे को बांध देते हैं और उसे ना मारकर जिंदा वहीं छोड़ देते हैं। वो दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो बंदा चिल्लाने लगता है तुम दोनों नहीं भाग सकते, तुम भाग गए तो मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। और इस बंदे ने अपना पूरा काम नहीं किया था, तो इसे मारने के लिए यहाँ एक बंदा आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि योहान ही होगा। इधर गाड़ी के अंदर नीना तेनमा से पूछती है आखिर तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो? तेनमा बताता है कि तुम्हारा नाम ऐना है, जब तुम 9 साल पहले मेरे हॉस्पिटल में आई थी तब तुम्हारा नाम ऐना था और तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई भी था। नीना ये सब सुनते ही पागल सी हो जाती है कि इतनी सारी चीजें आखिर उसके साथ हो कैसे गई, और तो और उसका एक भाई भी है, आखिर उसके साथ में ये क्या हो रहा है। ये बातें जानकर नीना को फिर से वही फ्लैशबैक आने लगती हैं कि लिटरली उसका एक भाई भी है और शायद उसको उसी के फ्लैशबैक आते हैं। तेनमा नीना को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है कि प्लीज आप लोग दरवाजा खोलिए, नीना एकदम सेफ हमारे पास आ चुकी है। उसे एक बात याद आती है कि उसने जाने से पहले मोरा को बोला था कि वो यहाँ पुलिस को बुला ले, लेकिन तेनमा दिखता है कि यहाँ पुलिस की कोई भी गाड़ी नहीं आई, जिसका मतलब है कि पुलिस अभी तक नहीं आई है। वो दिखता है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला था। वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो उनकी फटकर 4 हो जाती है क्योंकि मोरा और नीना के पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था। नीना शौक हो जाती है कि उसके जन्मदिन के दिन उसके माँ बाप को मार दिया गया है। तेनमा का भी दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया। कुछ समय पहले ही मोरा ने उससे बातें की। तेनमा इस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था कि मोरा मर चुका है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं, मोरा का हो चुका है। नीना भी सदमे में जा चुकी थी कि आखिर ये उसकी जिंदगी के साथ क्या चल रहा है। तेनमा दिखता है कि वो उसी बात को कही जा रही है जो वो हॉस्पिटल में बचपन में कहा करती थी कि मैंने मारा, आई किल्ड हिम। तेनमा खुद को होश में लाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन फोन काम ही नहीं करता और तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। तेनमा नीना को संभालती हुए डर डर के दरवाजा खोलता है तो बाहर 2 पुलिस डिटेक्टिव आए हुए थे। हाँ, हमें यहाँ से कॉल आया तो हम यहाँ आ गए, क्या आप दोनों ठीक हैं? तेनमा अपना सर हिलाता है तो ये दोनों अंदर आने लगते हैं। वो दोनों सारी चीजें देखकर कहते हैं कि अब तुम दोनों हमारे साथ चलो, सारी चीजें सेफ हैं। डॉक्टर तेनमा हाँ करता है और नीना को लेकर इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी तो तेनमा नोटिस करता है कि जो मेन पुलिस स्टेशन है वो शहर के बीचों बीच है, तो आखिर वो उन्हें सुनसान रास्ते पर लेकर क्यों जा रहे हैं। तेनमा उनसे पूछ लेता है कि तुम कौन हो? हम पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं ना। पुलिस वाले कहते हैं कि शहर में 2 स्टेशन है, हम दूसरे वाले पर जा रहे हैं और ये तेनमा से इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी तेनमा नोटिस करता है कि उसके सामने जो डिटेक्टिव
डिटेक्टिव बैठा हुआ है उसके कोट पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों ने ही नीना के पेरेंट्स को मारा हो। और तेनमा को एक और बात याद आती है कि घर का जो फोन था उसकी लाइन तो कटी हुई थी, तो इन्हें किसने इन्फॉर्म किया। तेनमा बुरी तरीके से डर जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो तेनमा उन्हें उनकी मम्मी पापा वाली गाली देता है और उनसे कहता है सालू हमें यहीं उतारो। और तभी आगे से पुलिस चेकिंग आ जाती है जो देखकर तेनमा को रिलीफ मिलता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। लेकिन वो पुलिस वाले डिटेक्टिव को जानते थे। वो उन्हें बताते हैं यहाँ हम एक हिट एंड रन केस के लिए खड़े हैं, क्या तुमने तेजी से किसी गाड़ी को जाते हुए देखा। डिटेक्टिव मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं देखा। तभी तेनमा कहता है कि मैं इस लड़की को बाहर ले जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठकर इसे घबराहट हो रही है, थोड़ी बाहर की हवा लेगी तो अच्छी हो जाएगी। वो नीना को लेकर बाहर खड़ा हो जाता है और कंटिन्यूअसली सोचने लगता है कि इनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये असली डिटेक्टिव है भी या नहीं, शकल से तो चोर लगते हैं। तभी पीछे से डिटेक्टिव कहते हैं डॉक्टर तेनमा चलिए अब हमें गाड़ी के अंदर बैठना है। तभी तेनमा अचानक से कहता है कि रुको, मैंने तुम्हें बस अपना नाम बताया था, ये नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो तुम्हें ये कैसे पता लगा। और ये सुनते ही उनकी शकल फटी हुई गेंद जैसी हो जाती है। वो भागकर तेनमा को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तेनमा नीना को लेकर पानी के अंदर जंप कर देता है खुद की और नीना की जान बचाने के लिए, क्योंकि ऊपर तो बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। जिसके बाद हम डायरेक्ट अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों सेफली पानी से निकलकर एक टूटे हुए घर के पास आ गए थे। और तेनमा बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लाता है और नीना से कहता है कि ये लो पहले कुछ खा लो वरना तुम कमजोर हो जाओगी, हमें खुद को जिंदा रखने के लिए अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तुम गीली भी हो चुकी हो अपने कपड़े बदल लेना। नीना अंदर जाकर अपने कपड़े बदलती है और अब उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आ चुकी है। तो बाहर आकर कहती है कि हमारी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से गुजरी है, हमने हमेशा लाशें देखी हैं, आज तक जितनी भी फैमिलीज ने हमारा ध्यान रखा वो जिंदा नहीं बच पाए और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ने किया था, जो वो पॉलिटिक लिबर्टी फैमिली थी जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया था, उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मेरे भाई ने मारा था। और उस दिन मैंने ही अपने भाई को शूट किया था। वो मुझसे हंसते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मेरे सर के बिल्कुल ठीक बीच में मारो और उसके बाद गन को नीचे फेंक देना जिससे तुम फंस न जाओ। और ये सारी बातें सुनकर तेनमा शॉक हो जाता है कि बहनचोद ये बच्चे किसके हैं, इनकी माँ ने प्रोटीन पी के इन्हें पैदा किया था क्या। नीना कहती है कि उस दिन मैंने अपने भाई को मार दिया था जिससे सारी चीजें ठीक हो जाए और ऐसी चीजें ना हो, पर डॉक्टर साहब आपकी ग्रांड मस्ती नहीं रुकी, आपने उसे बचा लिया, आपको उसे बचाना नहीं चाहिए था। और नीना इसी बात को लेकर जोरों जोरों से रोने लगती है। वो एकदम से डिप्रेशन में ही चली जाती है कि उसके भाई की वजह से उसकी पिछली फैमिलीज भी मारी गई और उसकी जो न्यू फैमिली थी वो भी जिंदा नहीं बचे। तेनमा उससे कहता है कि अपने आप को संभालो, हम पुलिस की मदद लेकर तुम्हारे भाई को पकड़ लेंगे और अगर पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी तो हम खुद उसे ढूंढेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ किसी भी वक्त लेने आ सकता है, तो हमें थोड़ा तैयार भी रहना होगा, पहले तुम अपने आप को संभालो, अपना ख्याल रखो। जिसके बाद तेनमा मदद के लिए पुलिस के पास जाता है, पर पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले थे जिस वजह से ये सारी खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि एक मिडिल एज कपल की मौत हो गई है और उनके ही घर में एक जर्नलिस्ट की भी मौत हो गई है जिसका कि नाम मोरा था। और उन दोनों मिडिल एज कपल की बेटी भी गायब है एक जैपनीज बंदे के साथ, जो जैपनीज बंदा कोई और नहीं बल्कि तेनमा है। तेनमा पुलिस की मदद लेना तो चाहता है पर उसे पता है कि पहले ये लोग उसे ही अरेस्ट करेंगे। तभी उसे वो दो डिटेक्टिव भी दिखाई देते हैं जो कि उन्हें रात में मिले थे और जिनसे ये बचकर भागे थे। तो तेनमा को पता चल जाता है कि यहाँ तो उसका काम बनने नहीं वाला, तो वो वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम इंस्पेक्टर लुंगे को देखते हैं जिसका कि इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, तब भी वो इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। और जिन डिटेक्टिव पर ये केस है वो उससे कहते हैं सर आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप यहाँ क्यों आए। लुंगे कहता है मैं हाइडेलबर्ग कैसल में हुए मौत के सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ, मैंने उसे देखा था, उसके हाथ बंधे हुए थे, क्या आप लोगों ने देखा था कि उसके हाथ पे क्या था। वो दोनों आटू झाटू कहते कि नहीं हमें नहीं पता उसके बारे में। तो लुंगे कहता है कि अब तो मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा, इन सारी चीजों के पीछे कौन है ये आपस में ही जुड़े हुए हैं, सेम डे पे ही इस आदमी का मरना और इसी दिन उस मिडिल एज कपल और जर्नलिस्ट की मौत, कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर लुंगे हाइडेलबर्ग कैसल में पहुंच जाता है। वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो गार्डनर मारा गया था जिसे कि यूहान ने आके पिला था और इसे वहाँ एक खतरनाक एविडेंस मिलता है जो कि कुछ और नहीं बल्कि तेनमा की वही टाई थी जिससे उसने उस गार्डनर को बांध दिया था। दूसरी तरफ तेनमा नीना के पास वापस आ जाता है, पर जब वो वहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि नीना वहाँ से जा चुकी थी। तेनमा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं, वो वहाँ से जा चुकी थी। जाने से पहले वो उसके लिए खाना और एक लेटर छोड़ के गई थी जिसमें लिखा था कि डॉक्टर तेनमा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है, मुझसे ही ये सारी चीजें शुरू हुई थी और मैं अकेले ही इन सारी चीजों को देख लूंगी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपको इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। पर इस सबसे तेनमा को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि नीना अब कहाँ पर होगी, वो सही तो होगी ना। वो बाहर जाकर फिर से चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो जा चुकी थी। तेनमा सोच रहा था कि कहीं नीना अपने भाई को वापस से मारना तो नहीं चाहती, कहीं ना कहीं तेनमा भी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने ही उसे
बचाया था। और तेनमा सारी की सारी गलती अपनी मानता है कि अगर वो उसे नहीं बचाता तो ये सारी बकचोदियां ना होती, उसकी ही ग्रांड मस्ती थी। पहले तो ये सब छोड़कर तेनमा दोबारा हॉस्पिटल जाता है और इतने दिन काम ना करने के बाद भी वो बहुत ही अच्छे से सारे ऑपरेशन करता है। बाकी के डॉक्टर्स उसकी तारीफ करती हैं कि डॉक्टर तेनमा आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, आपको देखकर तो हमारी चड्डी गीली हो जाती है। पर तेनमा कहता है कि पर ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी के अगले सीन में हम एवा को देखते हैं जिसने 9 साल पहले तेनमा को छोड़ दिया था और उसके बाद उसने 3 शादी की, लेकिन उनसे उसका डिवोर्स हो गया क्योंकि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उसे पैसों और खाने पीने की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है। बस बहन जो चाचा ना आ जाए, सारी प्रॉपर्टी जान दे देंगे इसके लिए। और एवा को डॉक्टर तेनमा के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं जहां वो उसका चूसा करती थी, लेकिन उसकी ग्रांड मस्ती की वजह से तेनमा ने भी उसे छोड़ दिया और तब से वो अकेली ही है। वो सोचती है कि उसने गलती कर दी, उसे तेनमा को नहीं छोड़ना चाहिए था। और तभी एवा के घर पर इंस्पेक्टर लुंगे आता है और कहता है मैं वही हूँ जिसने 9 साल पहले आपके फादर का केस देखा था। एवा कहती है तो आप हैं वो लुंगे जिन्होंने मेरे फादर का केस सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन औकात कम होने के कारण उनके मरने का रीजन नहीं पता लगा पाए। तो बताओ यहाँ पे क्यों आए हो तुम? लुंगे कहता है तुम्हारे फादर कितने अमीर थे, उनके मरने के बाद सारी की सारी जायदाद तुम्हें मिल गई, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से इनका ख्याल रखा है। हाँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, दारू सुट्टा सब मारती हूँ, शादी की पर डिवोर्स हो गया, पर कोई भी टेंशन नहीं। अब बकचोदी को छोड़कर लुंगे मेन टॉपिक पे आता है। वो एवा को वो टाई दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या आप इस टाई को जानती हो? एवा कहती है मुझे क्या पता होगा, मैं लोगों की टाई नहीं केला दिखती हूँ। लुंगे कहता है ये टाई 9 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग का है और इसी के साथ में इसके वायर के अंदर आपका नाम लिखा है। तो आप केले की बातों को छोड़कर थोड़ा याद करने की कोशिश कर सकती हो कि आपने ये टाई किसे गिफ्ट की होगी। एवा को याद आ गया था कि उसने ये टाई किसे गिफ्ट की थी, लेकिन वो लुंगे को कुछ नहीं बताती। एवा कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, मेरे पास आकर ये फालतू की बातें मत करा करो, कोई आंटू झांटू कोई बस 9 साल की बातें याद होंगी, तो इस गंदी सी टाई को लेकर यहाँ से जाओ। लुंगे कहता है सुन, एक मर्डर हुआ है हाइडेलबर्ग कैसल के अंदर, जो गार्डनर था उस बंदे का किसी ने मर्डर किया है और इसी जगह पर हमें ये टाई मिली। अगर तुम इसके बारे में कुछ याद कर सको तो मेरी इस केस में बहुत मदद हो सकती है। एवा कहती है ठीक है, मैं याद करने की कोशिश करूंगी, पर अगली बार जब आओ तो मेरे लिए एक दारू की बोतल लेके आना। वो क्या है ना, बिना पिए मेरा करंट ही नहीं बनता। जिसके बाद लुंगे जब वहाँ से चला जाता है तो एवा फिर से रिग्रेट करने लगती है कि आखिर उसने 9 साल पहले तेनमा को क्यों छोड़ दिया। तेनमा ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी थी और उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन आज वो इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है कि मेरी तो कोई औकात भी नहीं उसके सामने, मैं अपनी गूंज जैसी शकल उसके सामने कैसे ले जाऊंगी। सीन फिर से हॉस्पिटल पे चेंज होता है जहाँ पेशेंट तेनमा की चांट रहे थे कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, अगर आप न होते तो हमारी फटके 64 हो जाती, आप तो भगवान है हमारे। और बेशरम लड़की एवा हॉस्पिटल में तेनमा से मिलने आती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं और एवा फिर से अपना आरन स्टार्ट कर देती है कि कैसे उसने तेनमा को छोड़ दिया, उसके बाद उसके फादर चले गए, माँ बहन जिनसे उसने शादी की थी उनके साथ उसका डिवोर्स हो गया, यही सब हिंदी रोना। एवा कहती है कि वो भी क्या दिन थे ना जब हम साथ में बाहर जाते थे, कितने मजे करते थे हम। लेकिन तेनमा को पता चल गया था कि एवा कहीं ना कहीं फिर से उसका चूसना चाहती है, फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। तेनमा चिगमा बन के कहता है देखो मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें काम क्या है वो बताओ। एवा कहती है देखो अब तक मेरी 3 शादी हो चुकी है और उनके साथ मेरा डाइवोर्स भी हो गया, जिसके बाद मुझे समझ आ गया कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट इंसान हो। लेकिन इतना ही सुनते तेनमा गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और कहता है अब मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, जाओ यहाँ से। ये सुनकर एवा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब बात उसकी ईगो पर आ चुकी है। वो तेनमा से कहती है देखो मुझे उस टाई के बारे में सब कुछ मालूम है, मुझे पता है तुम हाइडेलबर्ग मर्डर केस में शामिल हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं पुलिस को बता दूंगी। पर तेनमा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवा अपनी इतनी बेइज्जती कराने के बाद भड़क जाती है और सारी की सारी बातें जाकर इंस्पेक्टर लुंगे को बता देती है। ये सुनने के बाद लुंगे अपने जूनियर से कहता है चलो जल्दी से डॉक्टर तेनमा को अरेस्ट करने की तैयारियां शुरू करो। पुलिस वाले कहते हैं लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इंस्पेक्टर लुंगे कहता है कि मैंने किसी कपल के इस मर्डर के लिए तेनमा का नाम नहीं लिया, जो हाइडेलबर्ग कैसल इंसिडेंट हुआ है उस गार्डनर के मर्डर के अंदर लिया है जहाँ हमें तेनमा की टाई मिली है। और एवा भी तेनमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा है जिस वजह से उसने ये सारी बातें लुंगे को बता दी। दूसरी तरफ तेनमा ने हॉस्पिटल को छोड़ दिया था तो डायरेक्टर उससे कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब काम करना क्यों नहीं चाहते।
पर तेनमा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और तभी हॉस्पिटल में बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और हर जगह तेनमा के बारे में पूछने लगते हैं कि डॉक्टर तेनमा कहाँ पर है, लेकिन कोई भी उन्हें उनके बारे में नहीं बता रहा था। लुंगी जब तेनमा की ओर बढ़ रहा था तो बहुत सारे पेशेंट उसे रोक लेते हैं कि आप डॉक्टर तेनमा को अरेस्ट नहीं कर सकते, डॉक्टर किसी को नहीं मारेंगे, उन्होंने बस लोगों की जानें बचाई हैं। लेकिन लुंगी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस तेनमा को अरेस्ट करना चाहता था। इधर तेनमा हॉस्पिटल के पीछे से एक एम्बुलेंस में बैठकर निकल जाता है और आखिरी बार इस हॉस्पिटल को जाते हुए देखता है और अपने मन में सोच रहा था कि कैसे उसने 9 साल पहले यूहान को बचाया, जिससे उसकी जिंदगी पूरी बदल गई थी। और गुस्से में आकर यूहान के सामने उसने डायरेक्टर को बुरा भला कह दिया कि वो साले पैसों की भूखे हैं, जिस वजह से यूहान ने डायरेक्टर और डॉक्टर्स को मार दिया था। अगर वो ऐसा नहीं कहता तो उनकी माँ कभी नहीं खुदी जाती और आज ये सारी चीजें न होती। और इसके बाद कहानी सीधे 5 महीने आगे जाती है। यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर था जिसके ट्रक के अंदर तेनमा बैठा हुआ था और काफी ज्यादा लग रहा था। ड्राइवर उससे कहता है, भाई तुझे गर्मी नहीं लग रही, तू इतनी गर्मी में भी कोट पहना हुआ है। तेनमा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तेनमा एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन पहले कपल का मर्डर हुआ है और उस केस का सस्पेक्ट डॉक्टर तेनमा है। और डॉक्टर तेनमा ने सच में किसी का मर्डर किया है या नहीं ये अभी हमें आगे पता चलेगा। और साथ ही में हम देखते हैं कि डॉक्टर तेनमा के पास एक बंदूक थी जो उसने छुपाई हुई थी। यानी इन 5 महीनों के अंदर बहुत सारे कांड हुए हैं जो कि हमें अभी पता चलेंगी। अब अगले ही सीन में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं और ये एक इन्वेस्टिगेशन वाली जगह के सामने है जहाँ पर लोगों को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यहाँ हम इंस्पेक्टर लुंगी को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। लुंगी से हमें पता चलता है कि ये बंदा एक एक्स आर्मी मेंबर है जिसने काफी सारे मिशन के अंदर बहुत अच्छा काम किया था। इनकी परफॉर्मेंस हमेशा से ही बहुत अच्छी थी, पर अब ये आर्मी में नहीं है इस वक्त। अभी ये लोगों को गन चलाना सिखाता है और इसने जितने भी लोगों को गन चलाना सिखाया है वो एकदम कमाल के स्टूडेंट थे। और इस बंदे का नाम है ह्यूगो। लुंगी कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ आपके एक स्टूडेंट के रिलेटेड। लुंगी तेनमा का फोटो दिखाते हुए उससे पूछता है, ये एक डॉक्टर है जिसे कैची चलाना अच्छे से आता था, पर इसे गन चलाना कैसा आता है। लेकिन ह्यूगो डॉक्टर तेनमा के बारे में कुछ नहीं बताता, वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में किसी को नहीं बताता। और अब हम देखते हैं कि 5 महीने पहले क्या हुआ था, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर तेनमा ह्यूगो के पास आता है क्योंकि उसे गन चलाने की ट्रेनिंग करनी थी। ह्यूगो उससे कहता है, बताओ तुम्हें कितना कुछ चलाना आता है। तेनमा कहता है, मुझे कैंची के अलावा कुछ चलाना नहीं आता। ह्यूगो कहता है, अरे भेंट, यहाँ जो कोई भी आता है उसे कुछ न कुछ तो चलाना ही आता है। यहाँ अभी तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया जिसने गन टच न की हो। हड्डी तू गन भी उठा पाएगा क्या? लेकिन तेनमा ने आज तक गन को टच भी नहीं किया था। तेनमा गन चलाना इसलिए सीखना चाहता है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि यूहान अब कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। तो तेनमा के लिए एक प्रोटेक्शन तो होना जरूरी है। ह्यूगो बेसिक से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और उसे रस्सी कूदने के लिए देता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होगा जैसे वो बच्ची कर रही है। अब तेनमा भी उस बच्ची के साथ वो रस्सी कूदने लगता है। शुरू में उसे दिक्कत होती है लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन इतनी ट्रेनिंग करने के बाद वो काफी ज्यादा थक भी जाता है और वो लड़की कंटिन्यूअसली डॉक्टर तेनमा को देख रही थी लेकिन वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती। डॉक्टर तेनमा उससे कहता है, देखो ये बर्ड बहुत ही रेयर बर्ड है जो कि हमेशा अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह ढूंढती है। ये बच्ची सारी चीजें देख तो रही थी लेकिन तेनमा की बातों का रिस्पॉन्स नहीं करती। और फिर हम देखते हैं कि ह्यूगो अपने स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाते हैं। ये सब साथ में बैठ के खाते हैं, पर तेनमा को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जिससे उसका खाने में भी मन नहीं लगता। और जो वो छोटी बच्ची थी वो खाना खाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो तेनमा ह्यूगो से पूछ ही लेता है कि ये बच्ची इतना शांत क्यों रहती है, ये मेरी बातों का रिस्पॉन्स भी नहीं करती। ह्यूगो रिवील करता है कि ये मेरी कोई नहीं लगती। मैं म्यांमार में एक मिशन के अंदर गया था, मैं एक घर के अंदर घुसा तो वहाँ काफी सारे लोग थे। उनमें से एक औरत ने मुझ पर शूट करने की कोशिश की लेकिन मैंने पहले ही उसे अपनी गन से चाकू दे दिया। इस बच्ची का कोई नहीं था तो मैं इसे अपने साथ ले आया और जिस औरत को मैंने मारा ये उसी की बेटी है और शायद इसकी माँ को मारने के लिए ये मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है। डॉक्टर तेनमा ये सुनकर हिल जाता है कि आखिर उस बच्ची ने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा होगा। ह्यूगो जब अपना खाना खत्म करके यहाँ से निकल जाता है तो ये बच्ची वापस आकर बर्तन धोने लगती है, जिसके बाद तेनमा वापस से अपनी ट्रेनिंग के अंदर लग जाता है। और अब ये इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था तो इसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी तो ये पेट भरकर खाना भी खा रहा था। तेनमा अपनी फिजिक का भी ख्याल रखता है और अपने स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए रनिंग करता है। और जब तेनमा रनिंग करते हुए गिर गया था तो पहली बार ये लड़की उस पर रिएक्ट करती है और उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे करती है। इसके बाद ट्रेनिंग करते हुए काफी ज्यादा दिन हो गए थे तो अब बारी थी तेनमा को शूटिंग सिखाने की, जहाँ पर वो गन्स के बारे में उसे इंफॉर्मेशन भी देता है और उसे बताता है कि अगर उसने अपने सामने वाले दुश्मन को 3 सेकंड के अंदर नहीं मारा तो वो उसे ही शूट कर देगा। तो उसे अपने हाथों में फुर्ती रखनी पड़ेगी और साथ ही में निशाना बिल्कुल सही होना चाहिए कि एक ही बारी में खोपड़ी खोल दे। थोड़े समय बाद तेनमा अंग्रेजी खाने से बोर हो गया था तो वो अपना फेवरेट जैपनीज फूड बनाता है, पर इन लोगों को खाने को चॉपस्टिक से खाने की आदत नहीं थी तो ह्यूगो तो खा ही नहीं पाता। जिसके बाद डॉक्टर तेनमा गन के बारे में और भी
सारी चीजें जानते हैं कि इसे डिसेबल कैसे किया जाता है। और जब वो अपनी रनिंग कर रहा था तो वो उसी छोटी सी बच्ची को देखता है। तेनमा उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। उसे पता चलता है कि इस बच्ची के हाथ में एक बर्ड का बच्चा है और उसे वो अपने साथ रखना चाहती है, पर डॉक्टर तेनमा मना कर देता है कि ये छोटा सा बच्चा हमारे साथ नहीं रह सकता। अगर ये हमारे साथ रहा तो मर जाएगा। अगर तुम इसे ले जाओगी तो ये अपनी माँ से अलग हो जाएगी, जिससे कि इसकी माँ परेशान भी हो सकती है। ये सुनकर उस बच्ची को थोड़ा बुरा लगता है और उस बर्ड के बच्चे को तेनमा को ही दे देती है, जिससे वो उसे अपनी जगह पर रख दे। और तेनमा ने भी उसे अपने घोंसले में रख दिया था, जो देखकर ये बच्ची पहली बार स्माइल करती है। और अब डॉक्टर तेनमा के भी शॉट अच्छे लग रहे थे। और अब सीन वापस से प्रेजेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर लुंगे ह्यूगो से पूछते हैं कि आपका स्टूडेंट कैसा था, आखिर वो करना क्या चाहता था। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो एक क्रिमिनल था, तो आप बता सकते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन ह्यूगो अपने स्टूडेंट के बारे में किसी को भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, और खासकर जब वो कोई डॉक्टर तेनमा जैसा स्टूडेंट हो। वो बताते हैं कि डॉक्टर तेनमा एक बहुत ही कमाल का स्टूडेंट था। मेरा आज तक ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं बना, इतना डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट। हमें पता चलता है कि डॉक्टर तेनमा ने 5 महीने ट्रेनिंग की और एक लेटर भी छोड़कर गए, जिसमें लिखा था कि अब यहाँ मेरा समय पूरा हुआ तो मुझे यहाँ से जाना होगा, और साथ में वो जैपनीज डिश भी आपको खुद ही बनानी होगी। तेनमा यहाँ से जाने से पहले अपनी फीस दे गया था और अपनी जैपनीज डिश को भी बना के जाता है। ये दोनों जब खाना खा रहे थे तो ये लड़की तो चॉपस्टिक चलाना सीख चुकी थी, लेकिन अभी तक ह्यूगो नहीं सीखा था, जिस वजह से ये लड़की जोरों से उस पर हंसने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि इनके बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया है, और ये बस तेनमा की ही वजह से हो पाया। इंस्पेक्टर लुंगे ह्यूगो से कहता है, ठीक है, तो आप अगर कुछ भी नहीं बता रहे हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। ह्यूगो ने तेनमा के बारे में कुछ नहीं बताया था, और हम देखते हैं कि वो उसी बच्ची के साथ यहाँ से चला जाता है, और वो लड़की बिल्कुल उसी की बच्ची की तरह ही रहती है, यानी कि उसने उसे माफ कर दिया है। और साथ ही में हम तेनमा को देखते हैं जो कि एक ट्रक के अंदर छिपकर जा रहा था। और अब अगले सीन में हमें कड़ियल आदमी को देखते हैं, जो कि बारटेंडर से गुस्से में कहता है कि आज तुमने इसके अंदर चेरी नहीं डाली। वो बारटेंडर उसके देसी पौवा में चेरी डालना भूल गया था, जिस वजह से वो बंदा गुस्सा हो रहा था। ये बंदा बाहर आकर कहता है कि आज उसे एक नई मिशन के लिए निकलना है। काफी दिन से उसने एक घर के ऊपर नजर रखी हुई थी, तो वो उसी घर के कांच को तोड़कर उसके अंदर चला जाता है। वो घर काफी आलीशान था, तो वहाँ का सामान ऐसा का ऐसा ही रखा था, और ये आदमी यहाँ चोरी करने आया है, जो कि तुम्हें पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि ये साला शकल से ही गंजेड़ी और चोर लगता है। लेकिन जिस घर के अंदर ये घुसा है, इस घर के अंदर मर्डर हुए थे, वो भी एक नहीं 2 बार। ये वही मर्डर्स हैं जो कि अब डॉक्टर तेनमा के सामने आ रहे थे, और जो इंस्पेक्टर लुंगे थे वो भी इन्हीं केस को सॉल्व कर रहे थे। ये उन्हीं कपल्स का घर था। जब ये चोर एक दरवाजे को खोलने वाला था तो उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, और तभी पीछे से कोई इस पर गन पॉइंट करके कहता है, अपने हाथ ऊपर करो। ये बंदा डर कर बोलता है, देखो पुलिस भैया, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, यहाँ बस टहलने आया था। और हम देखते हैं ये गन वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा था, जो कि इस घर के अंदर कुछ चीजें सर्च आउट करने के लिए आया था। ये बंदा पीछे मुड़कर कहता है, देखो तुम मेरी ही तरह हो तो लड़ाई वड़ाई छोड़ो यार, भाईचारा ऑन टॉप। तेनमा कहता है, अपने हाथ ऊपर कर वरना तुझे चाकू दे दूंगा। लेकिन इतनी ही देर में पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है, जिससे डरकर ये दोनों फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगते हैं। और इस बंदे का नाम हैकल था। तेनमा को लगता है कि अगर मैं अकेले भागा तो मैं फंस जाऊंगा, जिस वजह से वो हैकल के पीछे भागने लगता है, और रुककर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें इस घर के बारे में थोड़ा कुछ पता है। हैकल कहता है कि हाँ मुझे पता है, इस घर में मर्डर हुआ था, लेकिन आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा, मेरा क्या फायदा। तो तेनमा वहाँ से जाने लगता है कि ठीक है, नहीं बताओ, तुम्हारी मर्जी। तभी हैकल कहता है, वेट, मुझे कुछ याद आ गया, तुम वही सर्जन हो ना जो अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है, क्या तुमने किसी को मारा है। तेनमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो वापस तेनमा के पास आकर कहता है, देखो किस्मत ने हमें मिलाया है, इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ही। इस घर के अंदर जो भी मर्डर हुआ है मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, और जिसने मारा है मैं उसे भी जानता हूँ। देखो अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलो। डॉक्टर तेनमा को खैर पैसों से मतलब नहीं था, उसे तो बस मर्डर से मतलब था। ये मर्डर किसी और ने किया था और नाम तेनमा पर आ गया है। वो इसी का पता करना चाहता है कि आखिर में ये मर्डर किसने किया, जिससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए। जिस वजह से वो हैकल के साथ आ जाता है और एक बिल्डिंग के आगे खड़े होकर कहता है, हैकल क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसी बंदे ने वो मर्डर किया है। तो हैकल कहता है, हाँ मैं उसी दिन वहीं पे था जिस बंदे ने उस घर में रहने वाले कपल को मारा था, वो अब यहाँ कर छिप गया था। मैंने सोचा था मैं सही मौके पर इसे रिवील करूंगा। अब तुम जाओ पुलिस वालों को बताओ और काफी सारे पैसे ले लो, बाकी मैं तो चला उसी घर में चोरी करने। लेकिन तेनमा पुलिस वालों को बताने के बजाय खुद ही इस घर के अंदर चला जाता है उस मर्डरर से मिलने के लिए। ये देखकर पीछे से हैकल कहता है, अरे अंदर क्यों जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या। डॉक्टर तेनमा वो एक सीरियल किलर है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर तेनमा जब घर के अंदर जाता है तो वहाँ एक आदमी अपने हाथ में गन लेके परेशान बैठा हुआ था। डॉक्टर तेनमा उसी के सामने बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुमने ही काउंसलिंग वाले कपल को मारा था ना। ये बंदा बताता है कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन था, वो मेरे फैमिली मेंबर जैसे थे। ये बंदा फिर पूरी स्टोरी बताता है कि इसका उस काउंसलिंग फैमिली से क्या रिलेशन था और
जो हस्बैंड था उसका किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था। और साथ ही में इस चश्मे वाले आदमी को एक लड़का मिला जिसका नाम एरिक था। उसी ने ही बोला कि उन आदमियों को मार देना चाहिए। तो डॉक्टर तेनमा समझ जाता है कि एरिक कोई और नहीं बल्कि यूहान ही होगा और उसी ने इस चश्मे वाले आदमी को प्रोवोक किया होगा उस कपल को मारने के लिए। तेनमा कहता है तो तुमने इस छोटी सी बात पर उस कपल को मार दिया था। वो आदमी बताता है कि वो उन्हें बस इसलिए नहीं मारा, वो कपल बहुत ही बुरे थे, उन्होंने गरीब लोगों की जमीनें छीन ली थी और उन पर अपनी फैक्ट्रीज बना दी थी। तब तो एरिक ने मुझे कह दिया था कि इन्हें मार देना चाहिए। ये सुनकर तेनमा समझ गया था कि यूहान एक बहुत ही तगड़ा मैनिपुलेटर है, वो हर किसी के दिमाग से खेल सकता है। डॉक्टर तेनमा उससे यूहान के बारे में और सारी बातें पूछते हैं। तभी हैकल अपनी जुगाड़ करने लगता है और इस बंदे से पूछता है कि बीच में आने के लिए सॉरी, पर देखो तुम उस घर के अंदर गए हो तो क्या मुझे बता सकते हो कि पैसों की तिजोरी कहाँ है। ये बंदा वैसे भी मरने वाला है तो वो उसे तिजोरी की लोकेशन बता देता है और हैकल तो ये सुनते ही वहाँ से जल्दी निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो बंदा तेनमा से कहता है अगर मैं सही हूँ तो आप डॉक्टर तेनमा है ना, यूहान ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। यूहान ने कहा था कि सेकंड फ्लोर पर उस कमरे के अंदर एक तस्वीर है, उसके पीछे उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डॉक्टर तेनमा इस आदमी से और भी सारी चीजें पूछना चाहते थे पर उससे ही पहले ये बंदा अपने आप को शूट कर लेता है क्योंकि ये जीना नहीं चाहता था। वो बोलता है कि मैंने बहुत गलत फैसला लिया, मुझे यूहान की बात कभी माननी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैं उसकी बात ना मानकर उन्हें ना मारता तो आज मुझे इतना रिग्रेट कभी नहीं होता। और वो बंदा अपने आप को शूट कर लेता है। डॉक्टर तेनमा पहले से ही इतने मर्डर्स देखते आ रहे थे और अब उसने ये भी देख लिया। गोली चलने की आवाज सुनकर हैकल वापस आता है और उसे दिखाई देता है कि उस बंदे ने अपने आप को मार लिया है, यानी उस बंदे ने सुसाइड किया है और अगर वो यहाँ से नहीं गए तो इसका इल्जाम भी उन पर आ जाएगा। तो हैकल तेनमा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो दोनों उसी घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ हैकल को तो अपना पैसा मिल गया था जिससे वो खुश हो जाता है। और तेनमा उस तस्वीर को हटाकर यूहान का मैसेज देखता है जो देखकर वो शॉक हो गया था। हैकल देखता है कि इसमें ऐसा क्या लिखा है, जिसमें लिखा था देखिए डॉक्टर तेनमा ये सब मैं ही कर रहा हूँ। तेनमा शॉक होकर कहता है यूहान को ऐसा करने में मजा आ रहा है, क्या ये लड़का पागल हो गया है, आखिर ये करना क्या चाहता है। जिसके बाद हैकल और तेनमा यहाँ से जाने लगते हैं। हैकल उससे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी डील है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। लेकिन डॉक्टर तेनमा हैकल के साथ काम करना नहीं चाहता था। हैकल कहता है मैं तुम्हें रातों रात अमीर कर सकता हूँ, तुम्हें बिलियनियर बना सकता हूँ भाई, उसके लिए तुम्हें बस मेरी बातें माननी होंगी। मैं तुम्हें उन लोगों के पास ले जाऊंगा जो कभी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जैसे कि अंडरवर्ल्ड वाले। लेकिन तेनमा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो बस आगे चल रहा था। तेनमा ने पहले ही एक ऐसे क्लाइंट को बुला लिया था जो उसके ऊपर गन रखकर उसे अपने साथ ले जाता है, यानी तेनमा को किसी का तो इलाज करना था और उसे ये भी पता है कि वो जिसके पास जाएगा वो कोई क्रिमिनल ही होगा। तेनमा जिसके पास जाता है वो एक लॉयर था जिसके हाथ में गोली लगी थी जिससे उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तेनमा उससे पूछता है कि तुम्हें गोली कैसे लगी, क्या हुआ था। वो बंदा कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ पर किसी सिचुएशन के अंदर आकर मुझे गोली लग गई है। तेनमा कहता है तुम्हारा बहुत खून बह गया है, हमें हॉस्पिटल ही जाना होगा तभी तुम बच पाओगे, यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता। पीछे जो आदमी था वो कहता है हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तुम्हें यही कुछ करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा वरना ये मर जाएगा, बचाओ इसे। तभी तेनमा अगल बगल दिखता है तो वहाँ एक बहुत ही बड़ी गन थी। वो कहता है कि आज सुबह 4 बजे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें 12 लोग मारे गए, क्या तुम लोग वही हो। और डॉक्टर तेनमा का शक बिल्कुल सही था क्योंकि यही वो आतंकवादी है जिन्होंने अटैक करके 12 से 13 लोगों को मार दिया था। तो डॉक्टर तेनमा ऐसे बंदों का इलाज करने के लिए मना कर देता है और साइड में जाके आराम से बैठ जाता है। वो ब्लैक सूट वाला उस पर गन रखकर कहता है देखो जल्दी तुम्हें इसका इलाज करना होगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो जो लॉयर था वो उस बंदे को मना कर देता है कि प्लीज तुम अभी इसे नहीं मारो, मेरी जान अभी इसी के हाथों में है, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इधर हैकल बार में बैठकर मस्त दारू पी रहा था क्योंकि उसने उस घर से बहुत पैसे चुरा लिए थे। लेकिन तभी 2 बंदे आकर उसे पकड़ लेते हैं जो कि हैकल से अपना कर्जा लेने के लिए आए थे। हैकल कहता है कि देखो भाई इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी वो टीवी पर एक न्यूज देखता है कि आज 2 आतंकवादियों ने 12 से 13 लोगों को मार दिया और उनके ऊपर एक बड़ा इनाम रखा है, जो भी उन दोनों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा उसे 3 लाख पैसे मिलेंगे। और हैकल तो उन दोनों बंदों को देखकर पहचान जाता है और सोचता है कि यही मौका है अपना पूरा उधार चुकाने का। वो कर्जदारों से कहता है देखो अब मैं तुम्हारा उधार चुकाने वाला हूँ, मैं इन दोनों बंदों को जानता हूँ कि ये कहाँ पर हैं। पर हैकल मन ही मन में सोच रहा था कि कहीं उसकी वजह से तेनमा न फंस जाए, पर उसे तेनमा से क्या मतलब, उसे तो अपना कर्जा चुकाना था। तो वो इन दोनों बंदों को एड्रेस बता देता है कि इस वक्त वो क्रिमिनल्स कहाँ छुपे हैं। दूसरी तरफ तेनमा कहता है कि मैं ऐसे लोगों का इलाज कभी नहीं करता जो लोगों को मारते हैं। जहाँ पे वो बंदा कहता है देखो मुझे जीना है, मैं मरना नहीं चाहता। तेनमा गुस्से में उस पे चिल्लाता है कि तुम जीना चाहते हो, तुम लोगों को मार के कैसे जी सकते हो। ये बंदा कहता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, हमने उन लोगों को मारा तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब डॉक्टर तेनमा को समझ आ गया था कि इस बंदे की जान बचाना जरूरी है। वो
पीछे खड़े हुए बंदे से कैंची और सामान मांगता है और उस आदमी के हाथों से जितना भी ब्लड निकल रहा था वो उसको कैसे न तैसे करके रोकता है और टाँके लगाने के लिए वो स्टेपलर का यूज करता है और इसके बाद वो उसे उठा के ले जाने लगता है और कहता है कि इसका बीपी बहुत लो हो गया है, अगर ये इसी बीपी के अंदर रहा तो मर जाएगा या फिर पैरालाइज हो सकता है, अभी के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। पर वो ब्लैक कोट वाला आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुमसे मना किया ना, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, हम मारे जाएंगे वरना। तेनमा उसे समझाता है कि अगर हमें इसे बचाना है तो इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। इसी वक्त यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आने लगती है। लॉयर तेनमा से कहता है मुझे नीचे उतारो, तुम्हें आखिर मुझ जैसे इंसान में ऐसा क्या मिला जो तुमने मेरी मदद की। तेनमा कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम ही है लोगों की जानें बचाना। और अब ये लॉयर बताता है कि जिस इंसान को इसने मारा वो एक मेयर था और उसने बहुत बुरे बुरे काम किए थे, उसने इन सारे गाँव वालों की जमीनें ले ली थी और उन्हें नौकरियों से निकलवा दिया था और उसके बाद उन्हीं के पैसों से अय्यासियां करने लगा। इस लॉयर ने जिन जिन लोगों को मारा था वो कोई आम लोग नहीं थे बल्कि वो मेयर और मेयर के बॉडीगार्ड थे। तेनमा कहता है कि पर तुमने मेयर को छोड़ के जितने भी लोगों को मारा वो निर्दोष थे, एक आदमी के चक्कर में तुमने इतने मासूम लोगों को मार दिया। और अब तक लॉयर को भी ये समझ में आ गया था कि डॉक्टर तेनमा एक बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि डॉक्टर तेनमा ने ना चाहते हुए भी इस जैसे किलर की जान बचाई। तो अब डॉक्टर तेनमा का जिंदा रहना जरूरी है, जिस वजह से वो डॉक्टर तेनमा को कहता है कि आप यहाँ से जाइए, आपकी खबर न्यूज़पेपर्स में आ रही है, अगर आप यहाँ पे रुके तो पकड़े जाएंगे। डॉक्टर तेनमा कहता है कि तुम्हें भी जिंदा रहना चाहिए, जाओ हॉस्पिटल चले जाना और खुद का इलाज करा लेना। ये बोलकर डॉक्टर तेनमा वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रात के समय तेनमा न्यूज में देखता है कि वो जो लॉयर और उसका टीममेट था उन दोनों ने सरेंडर कर दिया है, वो भी बिना किसी फाइट के। और अब तक हम लोगों को भी ये पता चल गया है कि डॉक्टर तेनमा किसी से भी मिलता है तो वो उस इंसान को बदल देते हैं उसकी काइंडनेस की वजह से। और तभी डॉक्टर तेनमा के पास हैकल आता है और उसे पैसे कमाने की फिर से नई नई स्कीम बताने लगता है। फिर हम थोड़े दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ तेनमा अभी भी योहान के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। वो बस एक ऐसी चीज को पकड़ना चाहता था जिससे वो योहान के पास्ट को अच्छी तरह से जान सके, जिस वजह से वो उसी लिबर्टी घर पे जाता है जिन्होंने योहान और उसकी बहन को सबसे पहले अडॉप्ट किया था। तेनमा उस घर पर पहुंच गया था और उसके साथ में एक बंदा था जो कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, जो कि उसे लिबर्टी का घर दिखाने आया था। पर कुछ ही देर में ब्रोकर को पता चल गया था कि तेनमा इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो तो इस घर के बारे में इंक्वायरी करने आया है। तो ब्रोकर उससे मना कर देता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें इस घर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। जब से वो ईस्ट जर्मनी वाला कांड हुआ है उसके बाद में सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। और अगर रही बात घर की, तो अगर आप घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो बात कीजिए, वरना यहाँ से जाइए। डॉक्टर तेनमा उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मुझे थोड़ी सी बात बता दीजिए, पहले जो यहाँ पे लिबर्टी कपल रहा करते थे उनके आसपास में कौन से पड़ोसी रहते थे, उनके रिलेटेड आपको कुछ भी पता हो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। ब्रोकर डॉक्टर तेनमा की इन बातों को सुनकर उसको एक आदमी के बारे में बता देता है जो कि लिबर्टी कपल का पड़ोसी था, वो यहाँ से आगे 10 घर छोड़ के है। फिर तेनमा उसी बंदे के पास चला जाता है और उसे पूछने लगता है कि यहाँ 10 साल पहले जो लिबर्टी फैमिली रहा करती थी, क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है, क्या उनके बच्चे थे, आप इनमें से किसी को जानते हो। वो आदमी याद करके कहता है कि हाँ मुझे याद है, उन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था, एक लड़की थी और एक लड़का था, दोनों बहुत प्यारे बच्चे थे। तो अब आपको पता है कि वो बच्चे कहाँ पर होंगे, क्या आपको थोड़ा भी पता है। वो बंदा कहता है हाँ, उसके बाद वो एक ऑर्फनेज में चले गए थे। तेनमा पूछता है कि वो ऑर्फनेज कहाँ पर होगा, तो ये बंदा तेनमा को 511 किंडरहाइम ऑर्फनेज के बारे में बताता है कि वो बच्चे वहीं गए होंगे। जिसके बाद डॉक्टर तेनमा 511 किंडरहाइम ऑर्फनेज के आगे पहुंच जाता है। पर तेनमा ये देखकर शॉक हो गया था कि वो जो किंडरहाइम ऑर्फनेज था वो पूरी तरह से खंडर हो रखा था, वहाँ बच्चों का तो नामो निशान ही नहीं था, वो जगह एकदम भूतिया हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तेनमा उस ऑर्फनेज को देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक अम्मा आती है जो कहती है अच्छा हुआ ये जगह बंद हो गई, और इससे भी अच्छा ये होगा कि ये जगह जल्द ही बदल जाए, क्योंकि यहाँ एक शॉपिंग मॉल खुलने वाला है। इस जगह की चीखें तो अब तक लोगों को सुनाई देती हैं। डॉक्टर तेनमा अम्मा आंटी से पूछता है कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता है कि यहाँ के लोग कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, क्या उन्हें उरूचिमारू ले गया। वो दादी याद करके बताती है कि एक आदमी था जो कि बच गया था और उस बंदे का नाम हार्टमैन है, और उस बंदे का पता भी ये दादी तेनमा को बता देती है। तेनमा जब हार्टमैन के घर को ढूंढते हुए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक अड़ियल बच्चा मिलता है जिसके की चोट लगी थी, तो तेनमा उसकी मरहम पट्टी कर देता है। जिसके बाद तेनमा को हार्टमैन का घर मिल गया था। वो उसके अंदर एंटर होता है तो वहाँ काफी सारे बच्चों की फोटोज थी। हार्टमैन जब तेनमा से मिलता है तो वो उसे बताता है कि उसने बहुत सारे बच्चों का अपने घर में ख्याल रखा है और वो बच्चे बड़े होकर काफी ज्यादा सक्सेस भी हो गए हैं। हार्टमैन कहता है 511 किंडरहाइम जैसे कई स्पेशल ऑर्फनेज थे जहाँ बच्चों को टॉर्चर किया जाता था। हार्टमैन बताता है कि योहान की बहन एक दूसरे ऑर्फनेज में थी और योहान 511 किंडरहाइम में था, पर योहान के
के बारे में बात करते हुए हार्टमैन की रूह कांप जाती है। वो उसे यूहान के बारे में और कुछ बताने ही वाला था कि तभी वहाँ वही छोटा सा बच्चा आ जाता है जिसका कि नाम डीटर है और ये बच्चा हार्टमैन के साथ ही रहता है। इस बच्चे के आगे वो यूहान के बारे में बात करना नहीं चाहते थे, पर ये बच्चा तेनमा के पीछे जाकर उसे रोकने लगता है, जो देखकर हार्टमैन तेनमा को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जो वो पहले करना नहीं चाहता था। डिनर के समय तेनमा डीटर से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है। डीटर कहता है कि उसे एक फुटबॉल चाहिए, वो एक सॉकर प्लेयर बनना चाहता है। डिनर करने के बाद तेनमा जब वहाँ से चला जाता है तो हार्टमैन गुस्से से डीटर की ओर देखता है। तेनमा जब वहाँ से जा रहा था तो एक दुकान पर फुटबॉल को देखता है, तो वो सोचता है कि उसे उस फुटबॉल को खरीद के डीटर को देना चाहिए। वो उस बॉल को खरीद कर वापस से डीटर के पास जाता है तो अंदर से उसे डीटर के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब एकदम से अंदर जाता है तो डीटर बहुत दर्द में था। हार्टमैन बताता है कि ये खेलते खेलते चेयर के ऊपर से गिर गया, पर तेनमा जब डीटर को चेक करता है तो उसके शरीर पर काफी सारी चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने जबरदस्ती मारा हो। एक चेयर के गिरने पर तो इतनी चोट नहीं लगती। हार्टमैन कहता है कि मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। तेनमा कहता है पर डीटर को इतनी चोट कैसे लगी। हार्टमैन कहता है तुमने चेक कर लिया, तुम डॉक्टर तेनमा ही हो ना जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा है। तुम इस बच्चे के बारे में मत सोचो और यहाँ से जाओ। तेनमा हार्टमैन पे गन रखकर कहता है मुझे पता है डीटर के साथ तुमने ही ये किया है, देखो आगे मत आना वरना तुम्हें चौक दे दूंगा। और तेनमा उसे डरा कर डीटर को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। वो डीटर को अपनी खरीदी हुई फुटबॉल देता है, पर डीटर यहाँ कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा था कि आने वाला कल बहुत ही डार्कनेस में है, आने वाले कल की तो माँ खुदी पड़ी है। तेनमा शॉक होकर कहता है कि तुम्हें ऐसी बात किसने सिखाई। तेनमा को पता चल गया था कि हार्टमैन ही होगा जो इन सब बच्चों को ऐसी बातें सिखाता है और हार्टमैन को ये बातें जरूर यूहान ने बताई होंगी। तेनमा डीटर को हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है और कहता है कि वो बच्चे को लेने के लिए वापस आएगा और वहाँ से चला जाता है। तेनमा याद करता है कि हार्टमैन ने बताया था कि एना दूसरे ऑर्फनेज में रहा करती थी और यूहान 511 किंडरहाइम ऑर्फनेज में था। तो तेनमा एना के ऑर्फनेज में पूछताछ करने जाता है और एना कोई और नहीं बल्कि नीना है, पर उसका असली नेम एना था। तेनमा नीना के ऑर्फनेज में पूछताछ करने जाता है जहाँ पर उसे नीना की केयर टेकर मिलती है, जहाँ वो बताती है कि नीना और उसका भाई यूहान आर्मी वालों को चेक्स के बॉर्डर पे मिले थे और लिबर्टी फैमिली ने उन दोनों को एडॉप्ट किया था। वो केयर टेकर बताती है कि सारे ऑर्फनेज 511 किंडरहाइम ऑर्फनेज की तरह नहीं होते। 511 किंडरहाइम में गवर्नमेंट बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। गवर्नमेंट 511 किंडरहाइम में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उनका गोल था बच्चों को डिसेबल करके एक परफेक्ट सोल्जर बनाना। केयर टेकर बताती है कि अब पर कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ काम किया था। सारे डॉक्यूमेंट और रिसर्च पहले ही जला दिए गए हैं, पर आज भी उस प्रोजेक्ट में काम करने वालों में से एक बंदा जिंदा है, वो एक साइकियाट्रिस्ट है। तेनमा को पता चल जाता है कि केयर टेकर हार्टमैन की बात कर रही है। वो बताती है कि 511 किंडरहाइम में हुए हादसे के बाद बस 1-2 बंदे ही थे जो बच पाए हैं, वरना सारे के सारे बच्चे और इंस्ट्रक्टर मारे गए। और इधर दूसरी तरफ हार्टमैन हॉस्पिटल जाकर डीटर को वापस अपने साथ ले जाने लगता है और यहीं ये पार्ट खत्म होता है।